Competitive elections are a necessary condition for the functioning of democracy. Discuss the journey of India's electoral democracy in the light of the above statement. ये लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन, लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आएगा। ये 2022 का पेपर है ना? हाँ, competitive elections are a necessary condition for the functioning of democracy. डिस्कस, कितने वर्ड्स हैं ये? 150 वर्ड्स के आंसर्स हैं सारे, मतलब आपको बेसिकली 1.5 पेज लिखना है इसमें, ठीक है। डिस्कस जहाँ पे लिखा होता है वो भी पढ़ लेते हैं कि डिस्कस का क्या मतलब होता है। जर्नी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है। अब क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, एक तो पहली तो हो गई कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस और दूसरा हो गया आपका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ये आपके 4 कीवर्ड्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तीसरी चीज़ कि डिस्कस का क्या मतलब होता है। डिस्कस का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आपको जब अपना आंसर स्टार्ट करना है तो आपको पॉजिटिव्स भी डिस्कस करने हैं, उसके नेगेटिव्स भी डिस्कस करने, और उसको छोड़ना नहीं है वहीं पे, उसको आपको लॉजिकली एक एंड में आपको अपना कंक्लूजन या अपना स्टैंड देना है। डिस्कस का ये मतलब होता है। जैसे हम नॉर्मल डिस्कशन भी करते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि इसके पॉजिटिव्स भी बाहर निकल के आएँ, नेगेटिव्स भी निकल के आएँ, और जब निकल जाएँ तो उसके बाद आप अपनी क्या राय दोगे, आपका क्या स्टैंड है, आप इसके साथ हो या इसके साथ हो, वो आपने यहाँ पे लिखना है। डिस्कस का हो गया ये मतलब। अब क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव इलेक्शन से क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस का कुछ स्पेसिफिक टर्म नहीं है, इलेक्शंस ही कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं। कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस का मतलब है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज या जहाँ पे आपके कैंडिडेट्स आपस में लड़ रहे हैं ताकि उनको वोट बैंक ज़्यादा मिले, सिंपल। अब आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि आप डायरेक्टली आप आर्टिकल लिख सकते हो इलेक्शंस का कि पार्ट 20 में जो इलेक्शन पार्ट 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है इलेक्शंस में, और इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस बता सकते हो आप इंडिया डेमोक्रेसी में कि इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये आपने इतना लिख दिया इंट्रोडक्शन में, या आपको इसके अलावा कुछ और इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप सिंपली कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस को डिफाइन कर दो, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं दे आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हम बेटर सर्विस डिलीवरी किसको दे सकते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमको बेटर सर्विस डिलीवरी दे सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसे। अब हम इसके वो देख लेते हैं एक बार कि पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं और नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात मुझे बताओ, कंपटीशन की सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जब 2 पॉलिटिकल पार्टी या 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन है तो ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है ये उनको मोटिवेट करती है और बेटर परफॉर्म करने के लिए। सबसे बेसिक चीज़ है ये तो कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है मैं ये दूंगा, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है मैं ऐसे काम करूंगा, मैं रोड्स जल्दी बनवा दूंगा, तो इससे क्या हो रहा है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है आपकी, तो ये आगे इसके पॉजिटिव्स में कि सबसे पहले जो आपकी पॉजिटिव आएगा वो आएगा क्या कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है आपकी, बेटर परफॉर्मेंस होता है कि नहीं होता। आप इसमें आप कुछ किसी भी चीज़ में लिंक करके कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लिंक कर दो, सोशल इंडिकेटर्स हेल्थ एजुकेशन में लिंक करके दे दो, ठीक है। कि अभी भी बोला जाता है कि मिड डे मील स्कीम अभी भी रिमार्केबल स्कीम है, भले ही जिस भी गवर्नमेंट ने की है, जो भी सोच के की है वो कंटिन्यू चल रही है अभी तक 2005 से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें एग्जाम्पल्स में डाल सकते हो। दूसरा आप ये बोल सकते हो, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव्स की बात करें, अगर आप दूसरा बोलो कि भाई और क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटिव इलेक्शन मतलब इलेक्शंस मतलब आपस में कंपटीशन, तो सेकंड पॉइंट क्या और क्या सोच सकते हो आप इसमें कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस में। ये तो मैंने बहुत बेसिक पॉइंट आपको बता दिया कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है उससे बेटर सर्विस डिलीवरी होती है। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सोचो सोचो। बेटर परफॉर्मेंस, आप बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सकता है, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता।
अगेन वही बात आ गई, हेल्दी कंपटीशन क्या करेगा, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब जैसे पहले जो आपकी कांग्रेस थी उसने कॉन्सेप्ट लाया था आधार का, लेकिन उस टाइम पे ऑपोजिशन ने कितना अपोज किया था, फिर फाइनली आधार आया और लोगों को समझ में आया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो इनवैलिड हैं, क्योंकि आधार ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए ताकि बाकी सर्विस डिलीवरी आसान हो जाए। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं इसके, जब ज़्यादा कंपटीशन होता है, फ्रैक्शन, बिल्कुल डिसयूनिटी आएगी इंडिया में, इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक में, और हर रीजन में आएगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में आएगी या दूसरे स्टेट में, हर लोकेलिटी में जहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई हो रही है, लोगों की लड़ाई हो रही है, वहाँ पे आपका फैक्शनलिज्म आएगा ही आएगा, वहाँ पे आपकी डिसयूनिटी आएगी आएगी। तो इट इज़ अ थ्रेट टू दी सेक्युलर फैब्रिक के लिए भी थ्रेट है और यूनिटी के लिए भी थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव एस्पेक्ट की ज़्यादा कंपटीशन। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि ये जो कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं, इट रिजल्ट्स इन डर्टी पॉलिटिक्स। फिर आप आधे बंदे फ्रीबीज देना शुरू हो जाते हैं वोट बैंक अट्रैक्ट करने के लिए, आधे बंदे मैल प्रैक्टिसेस यूज़ कर लेते हैं, मसल पावर, मनी पावर यूज़ कर लेते हैं वोट को मैनिपुलेट करने के लिए। जो रूलिंग पार्टी होती है उसको थोड़ा अपर हैंड होता है। तो ये आप इसमें बोल सकते हो कि ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ वेल इक्विप्ड to deal with all such things, they still happen, there are instances that they still happen। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो नेगेटिव्स में। उसके बाद और क्या नेगेटिव हो सकता है, ये जो कंपटीशन है किसके लिए है, पावर कैप्चर के लिए है कि नहीं, सबको पावर चाहिए। आप बोल सकते हो कि ये जो प्रोफेशन, इट इज़ अ वेल स्टैब्लिश्ड प्रोफेशन, पावरफुल प्रोफेशन है। तो ये जो कंपटीशन होता है जब ये अनहेल्दी हो जाता है, तो पावर की कैप्चर के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपनी एथिक्स को ही भूल जाते हैं, नेशन के डेवलपमेंट को बैक सीट पे रख देते हैं। पीपल सर्विस जो होती है, पब्लिक सर्विस, उस पर उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो यही एक पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, 2 या 3 पॉइंट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब ये तो आपने इसको बता दिया, आपका स्टार्टिंग बॉडी हो गई, क्योंकि कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है। आप इसमें क्वेश्चन लिखा है जर्नी ऑफ इंडियाज़ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तो मेन आपको जो अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन में वो जर्नी ऑफ इंडियाज़ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी अटेम्प्ट करना है। ये जो आपने बताया ये आप अपना ओवरऑल जो आंसर है उसको कंप्लीट कर रहे हो कि आपको ये चीज़ समझ में आई कॉम्पिटिटिव इलेक्शन से। तो आपने इंट्रोडक्शन में 2 लाइनें लिखी, उसके बाद आपने बॉडी स्टार्ट ऐसे करनी है पॉजिटिव्स और नेगेटिव से। यहाँ पे आपको बॉडी ख़त्म नहीं करनी है, यह हो गई आपकी आधी बॉडी ख़त्म। अब अभी आपके पास आधी बॉडी और है और आपका कंक्लूजन है। अब ये बोल रहे हैं इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तो आप वहाँ से स्टार्ट करो कि जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे तब सिंगल पार्टी डोमिनेंस होता था। ये सब आपको आंसर्स पता है कहाँ मिलेंगी, इसीलिए मैं बोलती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे जो एनसीईआरटी है ना वहाँ से आपका दिमाग खुलेगा। अब उस टाइम क्या होता था कि पीपल वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कांग्रेस, क्यों, क्योंकि लोगों ने देखा था कि कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट नेशनल मूवमेंट में कितनी थी। इसीलिए हमारी जो इलेक्शंस का ट्रेंड था वो क्या था, सिंगल पार्टी डोमिनेंस था। फिर धीरे धीरे जब अलग अलग इश्यूज आने लग गए, अलग अलग रीजन के इश्यूज आने लग गए, अलग अलग आइडियोलॉजीज डेवलप होने लग गई, वहाँ से आई आपकी रीजनल पार्टीज़, अलग अलग रीजन की पार्टीज़ आई, क्योंकि डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर है हमारी कंट्री का, डिफरेंट हिस्ट्री है, तो वहाँ से आपकी क्या अलग अलग पार्टीज़ ने जन्म लिया। फिर लोगों के पास ऑप्शन होने लग गया कि हाँ हम इनको भी वोट कर सकते हैं, इनको भी, तो वहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आया। समझ आ रहा है? कोशिश अगर आप ये करना कि अगर और स्पेसिफिक आंसर लिखना है तो ईयर भी लिख दो कि पहले सिंगल पार्टी डोमिनेंस होता था, फिर अराउंड 1987 आपके कोलिशन गवर्नमेंट आनी स्टार्ट होगी। अब अगेन कॉलिशन गवर्नमेंट जब आप नाम लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, तो उसका भी एक पॉइंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव डाल दो कि कॉलिशन गवर्नमेंट अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट मल्टी एस्पेक्टेड पार्टी हो जाती है आपकी, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कर सकता है, आपका इंस्टेबिलिटी डाल सकता है, और पावर के कैप्चर के चक्कर में पार्टीज क्या बना लेती हैं, जस्ट टू कैप्चर द पावर दे यूनाइट इवन इफ दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो ये सिंपल आंसर्स हैं, बस बात ये है कि वहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लिक करने चाहिए विद इन 5 मिनट्स। आपको वो आंसर 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। और अभी आपको क्लास में इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं है अभी आपके ऊपर, और दूसरा आप थके हुए नहीं हो, और तीसरा आप एक ही सब्जेक्ट अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो, इसलिए आपकी स्ट्रीमलाइंड है थॉट्स।
जब आप 4 क्वेश्चन के बाद 5वां क्वेश्चन IR का आता है ना, तो एकदम से स्विच चेंज करना पड़ता है आपको कि पॉलिटी हटा के अब IR के हिसाब से सोचना है। तो वो सब आपको 2-3 घंटे जब एग्ज़ाम में होता है तो मुश्किल पड़ता है। तो उससे क्या होता है, क्वालिटी सफ़र होती है आंसर्स की। अभी आप चिल इन्वायरमेंट में बैठे हो, कोई टेंशन नहीं है, तो आपके दिमाग चल रहा है। तो ये आपको कोशिश करनी है कि ये आपकी आदत प्रेशर में भी हो, कि जब प्रेशर भी है ना और सारे बच्चे लिख रहे हैं और आप सोच रहे हो आंसर, तो भी आपका दिमाग इसी हिसाब से, चिल हिसाब से ही चलना चाहिए, तभी आपका थॉट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, नहीं तो कितनी अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे को ये चीज़ें पता थी और आपको नहीं पता थी, नहीं थी ना। और ये मेरे को कहीं से मिला भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मिला, मैंने बहुत रिसर्च किया इस आंसर पे, कुछ मेरे को नहीं मिला, लेकिन फिर मैं बैठ के जब सोचा तो आने लग गए थॉट्स कि हाँ इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, ये तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंसर बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन देखो, फ़ायदा ये है इस क्वेश्चन में कि पहले तो ये आंसर, इसका आंसर ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट आंसर नहीं है इसका। अगर आपने इलेक्शंस ढंग से पढ़ा हुआ है, जो मैं बोल भी रही थी बार बार कि इस साल पढ़ के जाना, कोई बड़ी बात नहीं आंसर अटैम्प्ट करने में। बड़ी बात है इसमें से खींचना नंबर। तो अगर हो सकता है कि क्वेश्चन डरा दे आपको कि यार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो पूरा लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, डरा सकता है। लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट डालो ना, सिर्फ ट्रेंड्स डालो, कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, कितनी मेजॉरिटी से बीजेपी हारी थी, कुछ नहीं पूछ रहा वो आपसे पूछ रहा है ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, कि पहले सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, फिर रीजनल पार्टीज आनी स्टार्ट हो गई, फिर कोalition गवर्नमेंट आनी स्टार्ट हो गई। और अगर और क्लैरिटी के साथ लिखना है तो सबका एक एक पॉजिटिव नेगेटिव लिखते जाओ, डिमार्केट करके नहीं, पैराग्राफ के अंदर ही, कि रीजनल पार्टीज़ का क्या पॉजिटिव हो सकता है कि वो रीजनल इश्यूज़ को नेशनल पेडिस्टल पे लाती हैं, लेकिन ये क्या हो सकता है कि नेशनल यूनिटी को थ्रेटन भी कर सकती हैं जस्ट फॉर द गेन ऑफ पावर। तो ये सारी चीज़ें लिखना आपको एक एक पॉइंट ही है, क्योंकि 150 वर्ड का ही आंसर है, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये आपने पूरा ट्रेंड लिख दिया इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब आपको बताना है कि इंडिया की जितनी पूरी जर्नी है डेमोक्रेसी की, इलेक्शंस की, वो कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस कैसे हुआ। पहले सिंगल पार्टी था, फिर पावर की वजह से कंपटीशन आया, फिर बेटर सर्विस डिलीवरी की वजह से आपका कंपटीशन आया, फिर कोalition गवर्नमेंट आनी शुरू हो गई। ठीक है, फिर अब आप एंड में ये भी लिख सकते हो कि धीरे धीरे जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था तब पीपल वर नॉट दैट अवेयर कि हाँ किस बेसिस पे हम वोट करें। दे वर ओनली पुटिंग देयर एडल्ट फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल मूवमेंट, इसीलिए कांग्रेस को वोट गए, क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस तो था नहीं बैकग्राउंड में। उन्होंने क्या देखा था कि यार कांग्रेस लीडर्स ने हमें फ्रीडम दिलाई है, मतलब ये अच्छे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो, एक पॉइंट और इसमें डाल सकते हो आप बॉडी में ही, कि अब जो है ना ये एक सिंगल लीडर डोमिनेंस हो गया है। अब हम लीडर को वोट करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज का कंपटीशन इट हैज़ बीन रिड्यूस टू व्हाट, कैंडिडेट्स के बीच का कंपटीशन है ना। ये सब देखो, अभी आपको तो आसान पड़ेगा ये सब करना, क्यों, क्योंकि आपने पबैड पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा होगा, मैं तब की बात बता रही हूँ आपको। मैंने कभी पबैड नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए ये थोड़ा सोचना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जिनका पबैड ऑप्शनल होता है वो फटाक से ये चीज़ें निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना डिटेल में पढ़ा होता है, तो फ़ायदा तो होता है पबैड पढ़ने का। IRB इसलिए आपका स्ट्रांग होगा क्योंकि पबैड ही है आपका वो, तो IRB जब वहाँ पे पढ़ाया होगा तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं IR लिखने की, बस द हिंदू के आर्टिकल्स भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। बात ये कि वहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि फिर आपको लगता है ये तो मैं निकाल ही लूँगा, ये वाला पेपर 2। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत समझने की कोशिश करनी कि लिखना क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। सिर्फ यही आप चाहते ना तो यहाँ भी ख़त्म हो सकता था आपका आंसर, कि मैंने पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, अब मैं कुछ कंक्लूजन में थोड़ा सा लिख देता हूँ, डिस्कस मैंने अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन वो क्या करने को बोल रहा है डिस्कस, वो बोल रहा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, मतलब इंडिया की जितनी भी जर्नी रही है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की, उसको कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस के हिसाब से बताइए। समझ आया? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसी से समझ लो वो जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि लॉ मिनिस्टर को अपना नाम देगा, फिर लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को नाम देगा, कोलिजियम सिस्टम, वो यहीं से आया। चंद्रचूड़ जो आपके वो थे CGI थे, इन्होंने बोला था, इन्होंने बड़ा ही अच्छा अपना भाषण दिया, इसमें इन्होंने टोटल अटैक किया एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, न्यूज़ इसलिए आई थी क्योंकि जब वो जा रहे थे, आउटगोइंग थे, तब उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में ये बोला था कि इंडिया में जो कोलिजियम सिस्टम है, इन पे ना लॉ मिनिस्टर ने अटैक किया था।
किरण रिजिजू ने अटैक किया इस पर, बोला कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम क्या था कि आपको जुडिशरी के लोग ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना, यही था कॉलेजियम सिस्टम, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। तो उसमें किरण रिजिजू जो आपके लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट आपका प्रोसीजर है और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप रॉन्ग कैंडिडेट को चूज़ कर लो, या कई बार ऐसा हो सकता है कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म के चक्कर में आप अपने ही भतीजे भांजे का नाम सजेस्ट करो, ठीक है। तो इस पे अटैक लगा सीजीआई को, उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पता होता है, हमें पता है किसका नाम हमें सजेस्ट करना है, क्रेडिबिलिटी पे ही हम नाम सजेस्ट करते हैं, उसके जो पुराने केसेस सॉल्व करने का उसका वो है वो है एरिया है, डोमेन है, उसके हिसाब से हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव के आने से ही ये प्रोसेस सही होगी, ये गलत बात है बिल्कुल। हमें जुडिशरी को पता है कि हमें कैसे बंदों को इलेक्ट करना है, हम मेरिट के बेसिस पे करते हैं, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म के बेसिस पे नहीं करते हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट जो बोला था, ऑब्वियसली जज ने तो थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट बोला था इन्होंने बोला था द एग्जीक्यूटिव मस्ट शो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंटशिप एंड अवॉइड पब्लिक ग्रैंड स्टैंडिंग। मतलब उन्होंने क्लियर अटैक किया था एग्जीक्यूटिव पे कि इंस्टेड कि आपको बहुत हुआ दिखाना है कि आपकी गवर्नमेंट ये भी कर रही है, आपकी गवर्नमेंट ये भी कर रही है, आप सिर्फ कर क्या रहे हो, आप इतना कोई बड़ा चढ़ा काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ स्कीमों का नाम चेंज कर रहे हो। उसने ये भी बोला चंद्रचूड़ ने कि आपकी गवर्नमेंट ने इतना कोई खास काम किया नहीं जितना आप दिखा रहे हो। तो ग्रैंड स्टैंडिंग बोला जाता है, अवॉइड पब्लिक ग्रैंड स्टैंडिंग, कि मतलब हर जगह अपने आप की प्रेफरेंस ना दिखाना पब्लिक में और एक्चुअली काम करना और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, तो फिर जुडिशरी के बंदों को जुडिशरी के बंदे ही अपॉइंट करें। ये बेसिकली यहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो इन्होंने डायरेक्ट उठा दिया है क्वेश्चन। देखो यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछता ऐसे सवाल, वो कभी भी नहीं लिखेगा यहाँ पे चंद्रचूड़ और ये सब कभी नहीं लिखेगा वो क्वेश्चन में किसी भी ऑफिशियल का नाम कभी नहीं लिखते और वो लिखना भी नहीं चाहिए। आपके यहाँ ठीक है, डायरेक्ट उन्होंने स्टेटमेंट उठा दिया वैसी का वैसी और बोल दिया कि आपको क्या समझ में आया। अगेन आसान क्वेश्चन है, अगर करंट अफेयर्स पढ़ के गए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लड़ाई समझ में आ गई। लॉ मिनिस्टर ने बोला कि तुम नॉन इंडिपेंडेंट नॉन ट्रांसपेरेंट है तुम्हारा, इसलिए तुम किसी को भी चूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी का, ठीक है। और इसने बोला कि नहीं हम दिमाग से ही चूज़ करते हैं, आप इसमें ना फंसें, एग्जीक्यूटिव इसमें दखलंदाजी ना दे, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखना है इसमें, इन्होंने बोला एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन द लाइट ऑफ चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ असर्शन दैट एग्जीक्यूटिव मस्ट शो ये। अब आपने सबसे पहले इसमें क्या समझाना है, इसमें आपने सबसे पहले समझाना है कि कॉलेजियम सिस्टम से आप क्या समझते हो, ठीक है। क्या है, एक तरीका है जजेस की अपॉइंटमेंट का और जजेस के ट्रांसफ़र का, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब आप जजेस के दो इंट्रोडक्शन में ही सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस डाल सकते हो। सेकंड जजेस केस में क्या था कि कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंस, कि आपको सीनियर मोस्ट दो जजेस को पूछना ही पूछना पड़ेगा, सीजीआई को, सिर्फ सीजीआई का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होगा। ये पढ़ा है हमने सेकंड जजेस केस। फिर आया आपका थर्ड जजेस केस, उसमें बढ़ा के इन्होंने 4 लोगों को कर दिया, 4 सीनियर मोस्ट जजेस को पूछना पड़ेगा। हाई कोर्ट में अभी भी वो 2 ही है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में। तो इसमें तो आपके पास बहुत मटेरियल हो गया इंट्रोडक्शन में लिखने का कि आप कॉलेजियम सिस्टम को डिफाइन कर दो, ठीक है। आप उसके बाद फर्स्ट जजेस केस, सेकंड थर्ड जजेस केस बता दो। आप बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम क्या है और हाई कोर्ट में कॉलेजियम क्या है। इतना तो आप लिख ही सकते हो क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। यहाँ से आपने मुझे समझा दिया कि भाई कॉलेजियम सिस्टम ये समझ आ रहा है हमको। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि एग्जीक्यूटिव मस्ट शो। तो अब आप बोलना कि कॉन्स्टिट्यूशन में टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। हमने ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ यही लिखा हुआ है दैट इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। और जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर भी है, तो उस रोल को भी दिमाग में रखते हुए हमें उसकी इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। इतना आपने लिखा। उसके बाद आप ये बोलोगे कि हाँ भाई अगर हम एग्जीक्यूटिव को इसमें डालते हैं, अगर हम एग्जीक्यूटिव को कॉलेजियम सिस्टम में डालते हैं तो अगेन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 15 वायलेट हो जाएगा। प्लस आप ये भी बोल सकते हो कि उनका इन्फ्लुएंस यहाँ आ जाएगा, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा जुडिशरी में। अभी तक जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, अब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आना हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो बिलोंग करता ही है ना। प्राइम मिनिस्टर किसी ना किसी पार्टी का ही है, लॉ मिनिस्टर किसी ना किसी पार्टी का ही है। तो अननेसेसरी इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, उसकी इंडिपेंडेंस को इरोड कर देगा।
तो अभी तक जो ट्रस्ट है सिटीजन्स का जुडिशरी में कि वो सही तरह से इंटरप्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्री डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे, वो अब क्या हो जाएगा, इरोड होना शुरू हो जाएगा ट्रस्ट। लिख सकते हो ये आप डायरेक्टली। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि क्या प्रोसीजर है जो प्रीलिम्स में आया था, कि भाई नाम कौन सजेस्ट, अब जो आउटगोइंग सीजीआई होता है ना, वो अपना नाम किसको देता है, लॉ मिनिस्टर को देता है। अपना नाम मतलब आगे जो सीजीआई आने वाला है उसका रिकमेंडेशन जो है वो किसको देगा, लॉ मिनिस्टर को देगा। लॉ मिनिस्टर से बोलेगा कि तुम अपने पीएम को दे देना ये नाम, और पीएम से बोलेगा कि तुम प्रेसिडेंट को दे देना सजेशंस के लिए, और प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, अपॉइंट कर लेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस में होता है कि जो आउटगोइंग सीजीआई होता है, सीजीआई अगर नेक्स्ट सीजीआई अपॉइंट करना है तो वो नाम सजेस्ट करता है, किसको करता है, आपके यूनियन लॉ मिनिस्टर को, और लॉ मिनिस्टर अपने जो नाम है वो किसको देगा, प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर किसको देगा, प्रेसिडेंट को बोलेगा कि लो ये रिकमेंडेशंस है, इसमें से किसी को अपॉइंट कर लो। अभी तक हम सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट करते हैं सीजीआई, एक दो केसेस में इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था कि हमने बाईपास कर दिया था। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? फिर उसके बाद आप इसमें ये भी लिख सकते हो, मैंने एक दो चीज़ें और भी लिखी हैं जो आप देख सकते हो इसमें। हाँ, इसमें आप ये लिख सकते हो कि अब पॉजिटिव्स देख लेते हैं इसके, और कॉलेजियम सिस्टम के नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में अभी हमने पढ़ा कि भाई इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड होती है जुडिशरी की, तो इसलिए पब्लिक ट्रस्ट इंश्योर होता है जुडिशरी पे, इसीलिए हमको पता होता है कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? अगेन इसमें आप लिख सकते हो, सिंस इट्स अ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, तो ऐसा कई बारी हो सकता है कि रॉन्ग कैंडिडेट आ जाए। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म हो सकता है, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी अदर विंग ऑफ द गवर्नमेंट, आप सिर्फ जुडिशरी से आंसरेबल हो, तो जुडिशरी के बंदे ही अपने जानने पहचानने वाले को ही अपॉइंट करेंगे। चांसेस हैं ऐसे, लिखना नहीं है वहाँ पे, मे करके लिखना है कि देयर मे बी इंस्टेंसेस ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, शैल विल मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। क्योंकि बाहर से कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है इसकी प्रोसेस में, कोई ओवरसी नहीं कर रहा है इस प्रोसेस को, नहीं कर रहा है, कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तो है नहीं जो इसको देख रही है। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो कि मेरिटोक्रेसी बैक सीट ले लेती है, और आपके जो फेवरेट कैंडिडेट्स हैं, जो नोन कैंडिडेट्स हैं, वो आते हैं। कई बारी ऐसे इंस्टेंसेस भी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके नेगेटिव्स हो गए। फिर इसमें नेगेटिव्स में आप ये भी लिख सकते हो कि कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्या क्राइटेरिया है कोई कि सीजीआई को ऐसा बनना चाहिए? सीजीआई बोलेगा कि मैं अगले आपके सीनियर मोस्ट, ये भी कहीं लिखा नहीं है, और क्राइटेरिया तो कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है इसमें, तो वो भी चांसेस बढ़ जाती है एम्बिगुइटी की, प्रोसेस एम्बिगुइटी हो जाती है, प्रोसेस एम्बिगुअस हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आप एज अ जज अपॉइंट कर सकते हो, एज अ हाई कोर्ट जज, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, लेकिन सीजीआई के लिए कोई क्राइटेरिया है, कोई क्वालिफिकेशंस हैं? सिर्फ क्या बोला गया, सीनियर मोस्ट, वो भी बोला गया है, कहीं लिखा नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो ये, उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि सीक्रेट प्रोसेस होती है, कहीं भी जुडिशरी बता नहीं रही है कि हम किस बेसिस पे उस बंदे को इलेक्ट कर रहे हैं, सीक्रेट प्रोसेस है ये। तो इस वजह से फिर शक होने लगता है इंडिपेंडेंस पे जुडिशरी की। ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस आने लगते हैं, ऐसे एग्जांपल्स आने लगते हैं कि भाई गलत बंदे को आपने चुन लिया। तो ये सारे क्या हो गए, नेगेटिव्स हो गए कॉलेजियम सिस्टम के। तो जब आपने आंसर शुरू करना है, आपने पहले तो एक्सप्लेन करना है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में डिफाइन कर दोगे तो वो आसान हो जाएगा आपका आंसर को इंटरप्रेट करना। तो आपने कॉलेजियम सिस्टम डिफाइन कर दिया, फिर 2 लाइनों में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम ये है, एज मेंशन्ड इन दी सेकंड जजेस केस और एज मेंशन्ड इन दी थर्ड जजेस केस। इतना लिखने के बाद आपने उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता दिए कि दिस प्रोसेस मेंटेन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विच रिजल्ट्स इन नॉन अक्यूमुलेशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये लिख दिया। उसके बाद पॉजिटिव्स में नेगेटिव्स में आपने क्या लिख दिया कि भाई इट्स अ नॉन ट्रांसपेरेंट सीक्रेटिव प्रोसेस कंपैरेटिवली, इसलिए देयर मे बी इंस्टेंसेस ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म इन द प्रोसेस, इट मे रिजल्ट इन दी सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग कैंडिडेट। क्लियर? ये आपने कॉलेजियम सिस्टम बता दिया। अब उसके बाद आपको किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंटेन रखें अपना सीक्रेसी और इंडिपेंडेंस। नाम वहाँ किसी का मत लिखना, किसी भी सीजीआई का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने क्या बोला नहीं। आपने बस इस स्टेटमेंट से ये समझना है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बैलेंस बना रहे। फिर एंड में आपने लिखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो परफेक्टली बैलेंस करता है तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को विदाउट actually adopting the strict separation of powers. This ensures accountability of each organ of the government to another. Checks and balance, ये जो हमने पढ़ा हुआ है सारा कुछ,
कि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, अमेरिका जैसा, लेकिन क्या है हमने जानबूझ के रखा है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो हमने बोला कि आपका जो एग्जीक्यूटिव होगा इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और तीसरा जो विंग है आपका इट विल बी रिस्पॉन्सिबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। खत्म आपका आंसर है यहाँ पे, 150 वर्ड्स यही हो गए आपके, क्योंकि जगह ही उतनी मिलेगी आपको, इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते। इसमें फ्लो चार्ट वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपका कंटेंट कम है या वहाँ पे दिमाग नहीं आ रहा है तो फिर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, लेकिन सेम टू सेम जो आंसर में लिखा है उसी को फ्लो चार्ट बनाना मत करना, वो फिर सिंपली यही होगा कि आपने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। और ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना कि आपने 1.5 पेज में ये अपना आंसर कंप्लीट कर लिया और फिर यहाँ साइड में छोटा सा आपने वो बना दिया फ्लो चार्ट, ये बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही गंदा इंप्रेशन। जो फ्लो चार्ट में लिखा है बनाया है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम रिपीट मत करना कि पहले लिख दिया फिर उसी का फ्लो चार्ट बना दिया। ये पहले चलता था, 4-5 साल पहले नंबर मिल जाते थे इस पर, अब नहीं मिलते क्योंकि अब सब बनाने लग गए हैं फ्लो चार्ट्स। तो आपका फ्लो चार्ट भी उतना ही मीनिंगफुल होना चाहिए कि आपको एग्जामिनर अगर टाइम लगा रहा है उसे समझने में तो फिर आपने वो सेम चीज़ लिखी नहीं होनी चाहिए आपके आंसर में। ठीक है, आगे समझ में। फ्लो चार्ट उस जगह पे यूज़ करो जहाँ पे आपका आंसर फ्रेमिंग नहीं हो पा रही है। कई बार होता है कि वहाँ पे शब्द याद नहीं आते हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो इतना पूरा आंसर लिखने की बजाय मैं कम शब्दों में यहाँ पे उसको पॉइंट को प्रूव कर सकता हूँ, तो तब आप फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, ज्योग्राफी में तो डायग्राम बनाना ही बनाना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर नंबर खींचने हैं ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा तो इंडिया का मैप तो ऐसे बनाने आना चाहिए कि 1 सेकेंड में बन जाए, और उसके मतलब ऑब्वियसली एकदम वैसे नहीं, बट हाँ दिखना चाहिए कि इंडिया का मैप है वो। कोई क्रॉप साइकिल है तो वो अगर आप डायग्राम में बता पाते हो तो और अच्छे से पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इसको समझ में आया हुआ है, क्योंकि सबको पता होता है रबी खरीफ क्रॉप, लेकिन दिमाग में जब पूछो ना कि किस मंथ में निकलती कोई नहीं बता पाता। ठीक है, तो वो अगर आप उसको डायग्राम में बना के पहले से ही रख लो अपने पास कि हाँ अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ये डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, आगे समझ में। तीसरा क्वेश्चन आया है आपका, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट लिटिगेशन, वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट चैलेंजेस द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द। ये भी बिल्कुल करंट अफेयर्स में था, ये पेपर के 3-4 महीने पहले करंट अफेयर्स में था। ठीक है, प्रीलिम्स के पहले। तो इसमें क्या लिखना है आपने, इसमें क्वेश्चन पहले तो समझ लेते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको चैलेंज किया किसी पिटिशनर ने, किसी एडवोकेट ने चैलेंज किया। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट खोलो, अमेंडमेंट्स वाला पेज लक्ष्मीकांत में। खोला, पढ़ो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 5-6 पॉइंट्स जो हुए थे, जोर से रीड करो, जोर से। बिल्कुल, रिजर्वेशन की बात की गई थी। सेकंड, बिल्कुल 31A था ये, 31A जो हमने एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है। तीसरा, बिल्कुल 31B था ये। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्कुल। अब जो ये क्वेश्चन है आपका, अगर आप पेपर पढ़ के गए होगे, करंट अफेयर्स पढ़ के गए होगे, तो आपको पता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें इस पॉइंट पे डील कर रहा है ये क्वेश्चन, कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा के 3 और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हमने इस पर रख दी, जिसमें से हमने चैलेंज, जो पिटिशनर ने चैलेंज किया है वो इन दोनों को चैलेंज किया हुआ है, पब्लिक ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस।
तो उस पिटिशनर ने बोला, अच्छा उससे पहले ना एक ये वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं जो हम आज वैसे भी पढ़ने वाले थे सेडिशन लॉ में। सेक्शन 124A ये बोलता है कि अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी गलत लिखा है तो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ये इमरजेंसी के टाइम पे आया था और ये अभी भी वैलिड है। सबसे बुरी बात तो ये है कि अभी भी इसको हमने नलीफाई नहीं किया हुआ है। तो मतलब अगर आपने कुछ भी बोला, ज़ीरो मतलब एनीथिंग आपने अच्छा सोच के भी बोला, तो क्या बोला जाएगा आपको कि विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो खतरे में है इस आर्टिकल से, सेडिशन लॉ का जो सेक्शन 124A है। ठीक है, तो वही पिटिशनर ने बोला कि अब आप और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बढ़ा रहे हो, आप बोल रहे हो पब्लिक ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। ठीक है, इनकी वजह से भी हमको अब इन दो रिस्ट्रिक्शन ने इसको और ज़्यादा पावर दे दिया। ठीक है, इसको और ज़्यादा पावर दे दिया। अब आप किसी भी वजह से बोल सकते हो अरे आपने पब्लिक ऑर्डर कहीं भी क्लियरली डिफाइंड नहीं, बहुत ही वेग टर्म है। क्या मतलब है पब्लिक ऑर्डर का, ये आप उसमें भी देखोगे क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स में भी, कि इतनी वेग टर्म्स है कि पब्लिक ऑर्डर है क्या, वो मोरालिटी क्या है, क्या होता है ये, कौन से कहीं भी डिफाइंड नहीं है ये। तो इनको एक्चुअली क्या करना चाहिए था, इनको आर्टिकल में डिफाइन करना चाहिए था कि पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, लेकिन कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो बहुत ही एम्बिगुअस टर्म है, बहुत ही वेग टर्म है, बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है ये पब्लिक ऑर्डर। सिमिलरली इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस, और ये किसका जजमेंट होगा कि इससे ऑफेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके कोई कार्टून छापने से, आपके कुछ गलत बात लिखने से ऑफेंस होगा या नहीं होगा। तो ये पिटिशनर ने अब जाके इसको चैलेंज किया है कि ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट में ये दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाए थे, इनको नलीफाई कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करे मेरी प्ली को और देखे कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वैलिड हैं या नहीं है, और ये डिफाइंड क्यों नहीं है, और ये उल्टा इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पूरी तरह से हार्म कर रहे हैं और सेडिशन लॉ को और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। ये पिटिशन में था। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन द लाइट ऑफ PIL दैट चैलेंजेस द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको टुकड़ों में तो समझ में आ गया कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में इसको चैलेंज किया गया है, ये आपके करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है कहाँ पे डिफाइंड, किस पार्ट में अमेंडमेंट प्रोसीजर डिफाइंड है, 20। इलेक्शंस 15 में था और ये आपका 20 आर्टिकल 368। ये आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया ऐसे कि अमेंडमेंट है। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है जो इस दोनों एस्पेक्ट को कनेक्ट करेगा। वो क्या लाइन होगी कि इंडिया में हमने फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि वो अपडेट होता रहे अकॉर्डिंग टू दी सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, अकॉर्डिंग टू दी अपडेशन ऑफ द सोसाइटी। ये मैंने बार बार लाइन बोली थी जब मैं पढ़ा भी रही थी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि नीड क्यों है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका फोरसाइटेडनेस इतनी थी कि उनको पता था कि अगले 50-60 साल बाद भी अगर हमें इस डॉक्यूमेंट को लिविंग डॉक्यूमेंट बना के रखना है तो हमें इसे कंटिन्यूअस अपडेशन देती रहनी पड़ेगी। ठीक है, आगे समझ में, तभी इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि उसके इन्फोर्समेंट के विद इन 1 ईयर ओनली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया था। ठीक है, तो हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि इंडिया में हम उसको मॉडिफाई और अपडेट कर सकें। ये दो शब्द यूज़ करना, अमेंड की जगह मॉडिफाई और अपडेट कर सकें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो आपकी लाइन है ना, ये कनेक्ट कर रही है पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से। ठीक है, तो अब जब आपको क्लियरली लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ द PIL, तो आपको क्या करना है, किसके रेफरेंस में बात करनी है, इस PIL के रेफरेंस में बात करनी है। अब जब ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो इसलिए ट्रिकी हो जाता है। अब कोई बच्चा होगा ना, वो या तो ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेगा या दूसरा वाला पार्ट अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि दोनों टुकड़े हैं। वो अमेंडमेंट के बारे में लिख देगा कि इट कैन बी अमेंडेड इनटू 2 प्रोसीजर्स, 368 डिफाइंस 2 प्रोसीजर्स, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो उसको लिखेंगे बताने के लिए कि हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में आ गया कि हाँ ये तो करंट अफेयर्स में था, तो ये इस पे लिखना शुरू कर देंगे। गलती आपने क्या की, आपने कनेक्ट नहीं किया दोनों एस्पेक्ट्स को। जब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ PIL, तो आपको इसको एनालाइज करना है इस PIL के बेसिस पे। तो इसीलिए आपको वो कनेक्टिंग लाइन लिखनी ज़रूरी पड़ जाएगी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है इंडिया में वो इसीलिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है मॉडिफाई और अपडेट करने की। As can be seen in the present PIL कि आफ्टर इतने ईयर्स भी सुप्रीम कोर्ट अग्रीड टू हियर द PIL। आगे समझ में, मतलब कितना ओपन है जुडिशरी भी, कितने ओपन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी
कि वो बोलते थे कि हाँ जब भी आपको अपडेट करना है तो हम इसे लिविंग डॉक्यूमेंट बना के रखेंगे। आ गया समझ में? अब आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आंसर लिखना कैसे है सबको पता होगा, जो मेंस दे रहा है वो सब पढ़ के आया है। डिफरेंस यहीं पे आता है कि आप उधर मॉडिफाई। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश एक्सप्रेस करने में जिनको मुश्किल होती है, उनका एक स्टैटिक वो होता है कि हम इतना पढ़ के आए हैं तो हम इतना इसी को हिसाब से लिखेंगे, जिससे कई बारी नहीं होती वोकैबुलरी सबकी इतनी अच्छी, या जिनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है लेकिन कई बारी वो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते विद इन दैट टाइम लिमिट, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको आंसर मॉडिफाई करना है उसके हिसाब से। तभी बोला जाता है कि यू शुड बी वेरी अफ्लुएंट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, तभी आप पेपर ये वाला क्लियर कर सकते हो। कि अंग्रेज़ी बहुत फ्लैम्बॉयंट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आ जाए आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो। तो वो उससे क्या होगा, आप में भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आपको अपने व्यूज़ पता चल गए, आपने उस सामने वाले को भेज दिए वो व्यूज़। ठीक है ना? अब यूपीएससी में तो ये बात है कि वहाँ पे तो बैठते ही महारथी लोग हैं, जो लॉयर्स बैठते हैं वो तो आप कहीं भी नहीं लगते उनके आगे, हम नहीं लगते कहीं भी। उनकी लैंग्वेज अफ्लुएंसी इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि वो उसी में कम्युनिकेट करते हैं। एनएलयू के जो बच्चे होते हैं वो भी बैठते हैं हर साल और वो एक बार में क्लियर करते हैं पेपर। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती लैंग्वेज की। अब और ऐसे क्वेश्चन तो उनके लिए लड्डू वाली बात है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन से अटैम्प्ट करना। ठीक है? तो इसीलिए हमें जैसे स्टेट सर्विसेज में ये फ़ायदा हो जाता है कि ज़्यादा कोई ख़तरनाक लेवल नहीं होता, कुछ ही बच्चों का होता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, स्ट्रैटेजिकली तैयारी की है, तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना? आगे समझ में ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अब उसके बाद इन्होंने बोला है आपसे कि अब आप पीआईएल बताइए कि चैलेंज क्यों करी। तो अब आप एग्जैक्टली उसमें बता दो कि पीआईएल में जो ये सेक्शंस हैं दे आर स्टिल नॉट डिफाइंड। ठीक है? कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और दे आर मतलब डिफाइंड नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके मिसयूज़ का, और ये इलाज करता है इसके पावर को, जो कि स्टिल बहुत कॉलोनियल टाइम से, बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है और बहुत ही अनफेयर है। ये आर्बिट्री क्लॉज है ये कि बिना वारंट के आप क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पूरी तरह से इंडेंजर किया गया हुआ है। फिर आप इसको लिंक करके लिख दो कि फिर डेमोक्रेसी का तो पर्पस ही डिफीट हो गया अगर बंदा सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर जाए राइट टू वोट के लिए और उसके बाद वो कुछ भी एक्सप्रेस ना कर पाए अपना डिसेंट, किसको, गवर्नमेंट के खिलाफ। सो आर्टिकल 21 भी है, बिल्कुल है। इसके बाद आप ये लिख सकते हो इसमें कि जो सेडिशन लॉ है वो ऑलरेडी एक आउटडेटेड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, इसको तो वैसे भी हमें अमेंड करके या फिर इसको पूरी तरह से नलिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम से था और ये वाला सेक्शन इमरजेंसी के टाइम पे आया हुआ था। ये बनाया ही जानबूझ के था, उस टाइम पे किसी को भी अरेस्ट कर लो, किसी को भी जेलों में डाल दो। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे प्रेजेंट टाइम में तो इसकी कोई यूसेज है ही नहीं। ठीक है? तो ये फिर आप और इसमें लिख सकते हो कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पॉलिसीज का हमको रिस्ट्रिक्ट करता है। ये आप किसी भी चीज़ में तो बोल सकते हो कि आपने पब्लिक ऑर्डर ख़राब किया, आपने इंसाइटमेंट टू ऑफेंस किया, आपने ये किसी के बारे में गलत बोल दिया है, तो अब आप गए। ठीक है? आया समझ में? तो ये सारा आपने इसमें लिखना है। 150 वर्ड्स अगेन बहुत ही जल्दी पेज भराता है, 1.5 पेज बहुत जल्दी भराएगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ के वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने वहाँ पे। इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है फ्लो चार्ट की, किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस आए थे आपके, इसके बाद सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो या तो सोशल सेक्टर के या आईआर के हैं। ठीक है? ये जो 3 क्वेश्चंस थे आपके, इन तीनों में मेरे ख्याल से आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि तीनों करंट अफेयर्स से हैं। और तीनों में अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स याद नहीं भी आ रहे हैं ना आपको, तो भी आप बेसिक से अटैच करके आंसर लिख सकते हो। वो प्रेशर मत लेना कि क्या था, क्या बेसिक, क्या क्वेश्चन था। नहीं, करंट अफेयर्स अगर नहीं भी याद आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर अपना फ्रेम वैसे करो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उससे एग्जामिनर ज़्यादा खुश होता है। अगर आपके पास नॉलेज कम भी है ना चलेगा, अगर आपको वहाँ याद नहीं भी आ रहा है ना, मेमोरी साथ नहीं दे रही है चलेगा, लेकिन जो पूछा है वही लिखना। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप पेपर की टोन यहीं से सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग से आपको अगर एग्जामिनर को समझ में आ जाए ना कि ये बच्चा बकवास नहीं लिख रहा, तो उसका आगे वाला मूड भी सेट हो गया। आईआर को भी वो वैसे ही देखेगा आपके। आईआर में मैप वगैरह बना देना जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का आया है नाम तो उसके मेंबर्स को हाईलाइट कर दिया मैप में बना के,
ये सब कर सकते हो अगर टाइम परमिट करता है तो, नहीं तो जो पूछा गया है वही लिखो उसमें भी। आईआर में भी बीटिंग अराउंड द बुश बिल्कुल नहीं करना है कि इस ईयर इंडिया ने ये पॉलिसी साइन की थी इसके साथ, नहीं, जो करंट में है, जो पूछा गया है उसके रेलेवेंस में पॉइंट्स बनाओ। भले पॉइंट्स आपके 2 या 3 क्यों ना हो, लेकिन जो पूछा है ना बस वही लिखना है। भले जगह खाली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दो, नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन बीटिंग अराउंड द बुश मत करना। डिप्लोमैट्स तो बिल्कुल भी नहीं करते ये, इसलिए आईआर तो जो पूछा है एग्जैक्टली। और हिंदू में अगर देखो, जैसे हिंदू आप पढ़ रहे हो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, उसमें फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल आता है, अब ऑब्वियसली वो डिप्लोमैट्स हैं, उनकी लैंग्वेज फार बेटर है हमसे, जो हम लिखेंगे उससे। भले ही वो समझाना इतनी सी चीज़ रहे, लेकिन उनके शब्द जो होंगे वो बहुत ही अच्छे लिखे होंगे उन्होंने। तो वो अगर आपको कोई फ्रेज़ या कोई पैराग्राफ दिखता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, उसको वैसी का वैसी चेप लो या उसको वैसी का वैसी काट के रख लो। इंडिया चाइना से रिलेटेड जैसे, क्योंकि क्या होता है ना, हम इतना अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस को। जो आपके डिप्लोमैट्स होते हैं उनका काम ही वही होता है, तो वो एनालिसिस जो होगा ना, फैक्ट्स पे मत जाना, वो खबर में मिल ही जाएगा आपको कि ये ट्रीटी साइन की गई है, ये इन सब में मत जाना, वो आपको किसी भी पेपर में मिल जाएगा। जो एडिटोरियल में एनालिसिस आता है फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, या इंडिया मान लीजिए एशिया में इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस हो रहा है, तो वो चीज़ आपने क्या करनी है, उसको दिमाग में रखना है, उसको वैसी का वैसी लिख लो, क्योंकि उससे बेटर शब्दों में आप नहीं लिख पाओगे कभी भी। तो कुछ चीज़ें आप मार्क करके रख लो। फिर आप ये चीज़ लिख लो कि चाइना क्या कर रहा है, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स नहीं दे रहा है, इसलिए डेब्ट दे के क्या कर रहा है, वो अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है पूरे वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली मिडिल इनकम और स्मॉल इनकम कंट्रीज़, ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ। वो खुश हो जाते हैं कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और चाइना ये खुश है कि अब आगे जाके अगर मुझे कंट्रोल करना पड़ा तो मैं अपने पैसों से इनको कंट्रोल कर लूँगा। फिर जैसे मैंने कल बताया था, यूएस क्या कर रहा है, डेटा कॉलोनियलिज्म कर रहा है कि सारे सोशल मीडिया जाइंट्स के सर्वर्स उसने अपने टेरिटरी में लोकेट कर रखे हैं, और विदाउट एनी परमिशन भी क्या किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है डेटा को। तो ये सारी चीज़ें आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लिख सकते हो क्योंकि वैलिड है, ठीक है। हो गया आपका ये जेकेपीएससी, ये पकड़ो। आईआर किसने पढ़ाया है यहाँ पे आपको? अच्छा, चलिए, अब हमने कल फरवरी का स्टार्ट किया था ना करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये करते हैं कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ उसमें से क्या क्या पढ़ने वाला है, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे सिर्फ। चलिए, एक दो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फरवरी का करंट अफेयर, हाँ, फरवरी के करंट अफेयर्स में जो कल हमने स्टार्ट किया था वो आपने क्रिमिनल लॉज की अमेंडमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि क्यों अमेंड होना चाहिए क्रिमिनल लॉज, क्या नीड है अमेंडमेंट की, कि नए नए सोसाइटी में क्या आ रहे हैं, नए नए क्राइम्स आ रहे हैं जो पहले नहीं थे, और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि जो आपकी सोसाइटी है वो अपग्रेड हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, तो उसके हिसाब से लोगों का साइकी भी बदल रहा है, और लोगों का साइकी बदल रहा है तो क्राइम करने का तरीका भी जो है वो चेंज हो रहा है। इसमें आप मॉडर्न क्राइम्स में डाल सकते हो, हैकिंग डाल सकते हो, आप इसमें मॉब लिंचिंग डाल सकते हो जो पहले नहीं था, या ऑनलाइन जो आपका अब्यूज़ होता है, ट्रोलिंग अब्यूज़ होता है, वो भी अभी अभी आया है क्योंकि सोशल मीडिया अभी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये अभी भी बात की जा रही है कि जो आपका सेक्शन दिख रहा है 124A ऑफ द आईपीसी, जो सेडिशन लॉ से डील करता है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि विदाउट वारंट भी आपको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो दो चीज़ें तो आपने लिखनी है, एक तो आपने मैरिटल रेप को बोलना है कि क्रिमिनलाइज करिए इसको, और दूसरा आपने लिखना है कि जो सेडिशन लॉ का 124A आर्टिकल, या तो उसको पूरी तरह से नलीफाई कर दो या इसकी लैंग्वेज में चेंजेस लाओ ताकि ये क्लियर हो जाए, एम्बिगुअस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको लिखनी। फिर अगर आपको याद रहता है तो फिर आप कस्टडियल जो डेथ्स होती हैं, पुलिस के टॉर्चर से जो डेथ्स होती है, उस पर भी कोई लॉ बनना चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आप डाल सकते हो कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अंतर होता है, तो हमें इंटेंशन देखना चाहिए कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए था या उसका इंटेंशन एनमिटी फैलाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट केस था, इसको आप डाल सकते हो। उसके बाद 144 CRPC क्या है, पढ़ा था हमने कि मजिस्ट्रेट कंट्रोल कर सकता है कोई भी प्रोसेशन, 5 या 5 से ज़्यादा,
लोगों को। तो उसमें भी उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अनुराधा भसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी बहुत रीसेंट 2020 का केस है, इसमें इन्होंने बोला गया था कि एक्सेसिव इम्पोजिशन जो है, मतलब मिसयूज नहीं होना चाहिए सेक्शन 144 का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 144 सीआरपीसी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टूल टू प्रिवेंट लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, कि आप जब चाहे तब किसी भी रैली के लिए इम्पोज कर दो ये, या किसी भी प्रोसेशन के लिए इम्पोज कर दो, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही जेन्युइन केसेस में 144 जो है वो यूज़ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइए सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स। अब अगेन जब सोशल मीडिया की बात आती है, बहुत ही रीसेंट कॉन्सेप्ट है, तो सोशल मीडिया में पॉजिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? आउटरीच, ठीक है, एक कनेक्टिविटी बैठ गई किस किस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और सिटीजन्स के बीच में, एक ट्रस्ट बैठ गया, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप डायरेक्टली आंसर मांग सकते हो, आंसरेबिलिटी बढ़ गई गवर्नमेंट की, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई गवर्नमेंट की, ठीक है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि हमें विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सर्विस की डिलीवरी करनी है, वरना लोग सवाल पूछने लग जाएंगे हमसे। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव्स, ठीक है। उसके और फिर पैंडेमिक वाला पॉइंट तो डालना ही डालना है सोशल मीडिया वाले में, क्योंकि उस सोशल मीडिया का जो गेम है वो चेंज पैंडेमिक के बाद ही हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कंसर्न्स क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, अगेन कि आपको नहीं पता कि ऑथेंटिक सोर्स है या अनऑथेंटिक सोर्स से आई है ये न्यूज़। फेक न्यूज़ का प्रोपगेशन बहुत आसान हो जाता है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये न्यूज़ जेन्युइन है या फेक है, ठीक है। फिर उसके बाद मिसयूज़ हो सकता है, जो ऑनलाइन अब्यूज़ होता है, ट्रोलिंग वगैरह, वो भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इंटरकनेक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है, कि मिसयूज़ ऑफ डेटा भी हो सकता है, इसके साथ साथ ऑनलाइन अब्यूज़ भी हो सकता है आपका। फिर ये जो मैंने कल आपको बताया था, ये इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, ये बहुत फेमस केस था, 2018 में आया था। इसमें फेसबुक क्या कर रहा था, पर्सनल डेटा जो थी ना जितनी भी प्रोफाइल्स की, उनके विदाउट देयर कंसेंट उसको यूज़ कर रहा था और टारगेटेड मैसेजिंग कर रहा था। टारगेटेड मैसेजिंग मतलब अगर आप बीजेपी की सपोर्टर हो और उनको पता चल गया आप बीजेपी की सपोर्टर हो, तो वो बीजेपी की तारीफ ही तारीफ डालेंगे आपके फीड पे, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। इसको बोला जाता है टारगेटेड मैसेजिंग, या आपकी फीड में उतना ही दिखाना, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या है जो हमें इलेक्शन कमीशन को यूज़ करनी चाहिए टू रेगुलेट दी सोशल मीडिया। जब कैंपेनिंग भी होगी सोशल मीडिया की, तो इलेक्शन कमीशन को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि इंस्ट्रक्शंस पहले से ही रिलीज़ कर देना चाहिए किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, फॉर द यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, कि कैसे कितने रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज़ होगा। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको इनलार्ज करना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए उसमें सोशल मीडिया पे भी रिस्ट्रिक्शंस। तीसरा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स, कैंडिडेट्स जो हैं आपके, ये कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने कि कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आप अपने ट्विटर हैंडल, अपने जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट है उसकी डिटेल्स हमको पहले ही दो, ठीक है। नॉमिनेशन फाइलिंग में ही उनको बोल दिया गया है कि भाई कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ देयर सोशल मीडिया अकाउंट if any at the time of filing nominations. The expenditure incurred on social media campaigning by them will be included within their limit of election expenditure. ठीक है। फिर जैसे कि आपका हमने रिस्ट्रिक्शन डाली थी कि एग्जिट पोल्स नहीं हो सकते, ओपिनियन पोल्स नहीं हो सकते, वैसे सोशल मीडिया पे भी वही सेम रिस्ट्रिक्शंस लागू होती हैं। एक कोड ऑफ एथिक्स भी होना चाहिए, जैसे आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वैसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए, कि पॉलिटिकल पार्टी खुद से डिसाइड कर लेंगी कि हम सोशल मीडिया कैंपेनिंग को मिसयूज़ नहीं करेंगे हेट्रेड और एनमिटी फैलाने के लिए। हम सिर्फ उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव यूज़ करेंगे उसका, ताकि हमारा आउटरीच बढ़े, हमारी पॉलिसीज़, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और क्या क्या मेजर्स हो सकती हैं जो और कंस्ट्रक्टिव बना सकती हैं, इसमें आप सबसे ये जो वाला पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स, ये आप कॉमन पॉइंट रख सकते हो, हर आंसर में डाल सकते हो। ये जब कुछ नहीं समझ आए ना, या एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर रहा हो, तो एंड में आप ये लिख दो कि कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स होना चाहिए, या एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच निकल के आना चाहिए कि सोशल मीडिया कॉरपोरेशंस भी हों, गवर्नमेंट भी हो उसमें, ECI भी हो उसमें, इनकी आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट निकलना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ सोशल मीडिया जो है वो एक पॉजिटिव वेपन है रादर देन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारा आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच होना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को उस पर इम्पोज करनी चाहिए कि वो इलेक्शंस के दौरान कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से नहीं पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उन सोशल मीडिया कंपनीज़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको एग्जैक्टली वैसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, और वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर चीज़ याद कर सको। आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, हाँ ये लिखा जा सकता। कुछ जो फैक्ट्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ के नाम है, एक्ट्स के नाम है, वो आपको बस याद रखना पड़ेगा। बात हाँ क्या नहीं, नोट्स बिल्कुल नहीं बना, इसी को मार्क करो,
मैगजीन को भी मार्क करो, इसको भी मार्क करो। नोट्स ये सेम चीज़ लिखने की क्या ज़रूरत है मेरे हिसाब से। अगर बना रहे हो तो ऐसे बनाओ कि वो इतने शॉर्ट में हो कि आप, तो इसमें हाईलाइट करके करो ना, लैपटॉप से हाईलाइट करके पढ़ो। देखो दो तरीके हैं, या तो आप दोबारा ना लिखो इसको, तो इसमें जो जो हाईलाइट कर रखा है आपने उसको आप 3-4 बार पढ़ के पेपर में बैठो। प्रीलिम्स के लिए अलग हाइट करो, मेंस के लिए अलग हाईलाइट करो। तो अगर अभी मेंस के लिए नहीं करना है तो अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हाईलाइट करो और उसको पढ़ो। और अगर आपने लिखना है खुद अपनी लैंग्वेज में कि आपको समझ ही नहीं आता पीडीएफ से और आपको दोबारा लिखना, तो फिर कोशिश ये करनी कि सेम टू सेम चीज़ नहीं छापनी है, फिर उसको अपने शब्दों में छापना है ताकि याद रहे। तो उसी को तो नोट्स मेकिंग कहते हैं ना। अगर आपने सेम टू सेम चीज़ छापनी है तो वो तो फिर यूजलेस हो गया, फिर तो आपके टाइम वेस्ट ही और कुछ नहीं है। तो जैसे कि कीवर्ड्स निकाल के फ्लो चार्ट बना के अगर याद रहता है तो वैसा कर लो, बिल्कुल कर लो। क्योंकि आपको लगेगा 120 पन्ने कौन पढ़ेगा पूरे के पूरे, तो बना सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है रादर देन इसको 2 बार पढ़ लोगे उतनी देर में आप। क्योंकि जब आप पढ़ने लग जाओगे ना जल्दी जल्दी तो आपको समझ में आने लगेगा इसमें से क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो वो ईच इज़ टू ओन, जिसको जैसे ठीक लगता है। अब आइए आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। हमने पढ़ा था आर्टिकल 30 में 29 में कि माइनॉरिटीज़ 2 टाइप की है इंडिया में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ स्टेट वाइज है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और जो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी हैं वो 6 हैं, वो ऑल इंडिया रिलीजियस माइनॉरिटी कहलाएंगी। मतलब ज़रूरी नहीं कि जैन यहाँ पे माइनॉरिटी में नहीं है, अगर उनको डिक्लेयर कर दिया है कि वो यूनियन लेवल पे माइनॉरिटी में है तो वो हर स्टेट पे माइनॉरिटीज़ में ही रहेंगे। ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो है। अब एक टीएम पाई केस आया था, उसमें बोला गया था कि दोनों माइनॉरिटीज़ जो हैं वो स्टेट वाइज डिक्लेयर करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, कि जैसे आपने रिलीजियस माइनॉरिटी को यूनियन किया वैसा नहीं करना चाहिए, आपको उसको भी कैसे करना चाहिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की तरह स्टेट वाइज डिक्लेयर करना चाहिए कि किस स्टेट में कौन सी जो माइनॉरिटी है रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, डिफाइन करने को आया तो कर सकते हो बिल्कुल। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं, जो मेजॉरिटी लैंग्वेज के अलावा लैंग्वेज बोलें वो सारी क्या कहलाएंगी आपकी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कहलाएंगी। और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं आपकी, जो हमने जिनको किसके बेसिस पे रखा है, पॉपुलेशन के बेसिस पे रखा है कि उनका शेयर जो है वो पॉपुलेशन में कैसा है। तो अब जैसे देखो ना, हिंदूज जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में माइनॉरिटी में है, लेकिन हिंदुओं को माइनॉरिटी में नहीं रखा जाता ना, कहीं नहीं रखा जाता। क्यों, क्योंकि स्टेट वाइज लिस्ट नहीं है। तो ये एक डिमांड आई है कि जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेट्स में होती हैं वैसी आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी भी स्टेट वाइज होनी चाहिए। क्या फ़ायदा होगा उससे, क्या नुकसान होगा वो देख लेते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अगर आप स्टेट वाइज करोगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे, फेयर होगा। फेयर होगा कि जिस स्टेट में हिंदूज माइनॉरिटी में उनको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिस स्टेट में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में उनको वहाँ मिलेंगे। क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि ओवरऑल आप देख लो कि पूरे कंट्री में कोई माइनॉरिटी में हो या पूरी कंट्री में कोई मेजॉरिटी में हो, ऐसा नहीं है। इतना सिंपल तो है नहीं इंडिया में। तो यही होगा कि फिर फेयर हो जाएगा क्या, एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, एज पर पॉपुलेशन की आपको जहाँ पे लगेगा रिलीजियस माइनॉरिटी। फॉर एग्जांपल में आप दे सकते हो कि नागालैंड में हिंदूज माइनॉरिटी में है, लेकिन स्टिल हिंदूज आर नॉट कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज देयर। वाई, बिकॉज देर आर 6 माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और फिर उन 6 के आप नाम भी लिख सकते हो कि हिंदूज और मुस्लिम्स, जैन, बुद्धिज़्म, पारसीज, इनके आप नाम वहाँ पे डाल सकते हो। तो ये आपने सजेशन दे दिया कि अच्छा नेगेटिव क्या होगा इसमें, वही तो ये पोलराइजेशन हो गया बेसिकली, और ज़्यादा बाइफर्केशन हो गया, डिसयूनिटी, यही सारी चीज़ें आपका। तो ये हो गया नेगेटिव्स और ये हो गया आपके पॉजिटिव। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हो। 350A क्या है, वो बी है। 350A था मदर टंग में लैंग्वेज को प्रोपोगेट करना। तो ये जो भी आर्टिकल्स है आपके 29 हो गया, 30 हो गया, तो ये सारे आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर को और अच्छा बनाने में। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में भी आप लिख सकते हो कि कुछ कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी। तो ये आपने पूरा लिख देना है कि भाई इंडिया में 2 तरह की माइनॉरिटीज़ है और ये माइनॉरिटी शब्द कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आपने लिखना है वहाँ पे कि इसमें लिंग्विस्टिक पे तो हमने स्टेट वाइज दिया है, लेकिन हमने रिलीजियस में नेशनल लेवल पे दिया हुआ है। फिर आप टीएम पाई केस के बारे में भी लिख सकते हो, ये 2 आर्टिकल्स के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपने वहाँ पे देखना है कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए डेटा कॉलोनाइजेशन। अगेन जो हम कल इतना डिस्कस कर रहे थे, डेटा कॉलोनाइजेशन क्या होता है, इसको पढ़ रही हूँ मैं। अच्छा, कॉलोनियलिज्म होता क्या है, पता है आप लोगों को क्या होता है?
हाँ, अगर मैं, हाँ, कॉलोनियलिज्म यही होता है, कॉलोनी बना लेना अपनी। ये वो पॉलिटिकली भी कंट्रोल कर सकते हो, मिलिटरली भी कंट्रोल कर सकते हो और इकोनॉमिकली भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे जो इम्पीरियलिज्म होता था आपका, वो इकोनॉमिक बेसिस पे आता था, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन आज के टाइम पे, ये हो गया डेटा कॉलोनियलिज्म, ठीक है। डेटा सॉवरेनिटी, डेटा कॉलोनियलिज्म, डेटा डिक्टेटरशिप, ये तीन चीज़ें आई हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो डेटा कॉलोनियलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस claim ownership of and privatize the data that is produced by their users and citizens, which gives them disproportionate power and ability to exploit other countries. अच्छा, ये तो बात पक्की कि कॉलोनियलिज्म का एक एस्पेक्ट तो कॉमन है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन, वो अपने फ़ायदे से ही किसी को कॉलोनी बनाते हैं अपनी। अब वो फ़ायदा मिलिटरीली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, पॉलिटिकली भी हो सकता है। टेरिटरी एक्वायर करना पॉलिटिकली हो गया, जैसे इंडिया में हुआ वो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हुआ था कि भाई हमारे ट्रेड की वजह से आए थे और फिर उन्होंने पूरा हमको पॉलिटिक्स को भी अक्वायर कर लिया। तो जो पहली स्टेप होती है ना नॉर्मली, वो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे ही होती है। लेकिन फिर जब आपको इकोनॉमिक ग्राउंड्स मिलने लगते हैं, पैसा मिलने लगता है, तो फिर आप वही पैसा यूज़ करके उन पे टेरिटरी पे भी पावर करना चाहते हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था कि पहले स्टार्ट किया था कमर्शियल बॉडी की तरह और फिर वो पॉलिटिकल बॉडी बन गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी दखल अंदाजी देने लग गई थी। तो ये नेचुरल साइकिल होता है बेसिकली कि आते पैसों के लिए ही हैं और फिर उसको पूरा अक्वायर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेटा कॉलोनियलिज्म क्या कर रहा है कि जो जायंट्स हैं आपके सोशल मीडिया जायंट, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, उस डेटा को जो उनके यूजर्स ने ही उनको परमिशन दी है उसको यूज़ करके, मिसयूज़ करके वो क्या कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज़ पे पावर क्रिएट करी। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि आपको किसी के इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना, जो रशिया में बोला गया था किया है, ठीक है। आप बोल सकते हो किसी के ट्रेड को मैनिपुलेट करना, कि आपने उनकी पसंद जान ली, आपने सोचा कि ये प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है और चाइनीज़ को ये ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपने उनकी सर्च में क्या दिखाना शुरू कर दिया, अपना कोई प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर दिया। तो आप मार्केट को भी मैनिपुलेट कर रहे हो, लोगों की फीड को मैनिपुलेट कर रहे हो, किससे कर रहे हो, सिर्फ डेटा से कर रहे हो। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, जो डेटा का ही पार्ट है। फिर उसके बाद आपको, इससे पहले मैं, सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हो आप, किसी भी कंट्री के जो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर सकते हो, और जब सिक्योरिटी ब्रीच हो गई मतलब कंट्री गई। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप मिलिटरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कंट्रोल बना रहे हो थ्रू डेटा। यही हुआ कॉलोनियलिज्म। और डेटा आप किससे पूछ के ले रहे हो, उन यूजर्स की परमिशन से ले रहे हो। हम तो कभी नहीं पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ अग्रीमेंट जो भी होती हैं, हम वी अग्री, आई अग्री लिखते हैं हम, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप नहीं पढ़ सकते, और पढ़ने बैठ गए तो फिर क्यों ही इंस्टाग्राम यूज़ करना है, भाड़ में जाए। तो वो चीज़ हमें आसान लगती है कि आई अग्री कर दो, इससे बेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या कर सकता है डेटा कॉलोनियलिज्म। सबसे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक मोनोपोली बता दिया कि मैं किसी भी ट्रेड को अपने हिसाब से टर्न कर सकती हूँ। क्यों, मैं आपको आपकी चॉइसेस के हिसाब से क्या करूँगी, उस चॉइस को मैनिपुलेट करके अपने ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती हूँ, किसी और कंट्री की ट्रेड को पीछे कर सकती हूँ। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक मोनोपोली। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली। टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी चीज़ कर रही हूँ, मैं पॉलिटिक्स को भी चेंज कर रही हूँ, आपके यहाँ की सिक्योरिटी को भी चेंज कर रही हूँ, आपके यहाँ के नेचुरल जो आपका यूनिटी का फैब्रिक है उसको तोड़ सकती हूँ मैं, किसी भी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी दिखा दूँ। आजकल इतना आसान हो गया है, आ रहा है ना समझ में। तो ये पॉइंट्स आपने वहाँ पे लिखने और स्पेसिफिक लिखने की, इलेक्शन एग्जांपल, इलेक्शन रिजल्ट्स कैन बी मैनिपुलेटेड। तो पॉलिटिक्स में आपका हाथ आ गया। फिर आप सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स कैन बी लीक्ड, तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई आपकी वहाँ पे, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, ठीक है। उसके बाद आ गई प्राइवेसी इशूज़। ये हमने कल बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि आपका मिसयूज़ हो सकता है, आपको ही आपकी प्राइवेसी की वायलेशन हो सकती है, ठीक है। चौथा सर्वेलेंस, कोई और कंट्री सर्वेलेंस के लिए यूज़ कर सकती है आपका डेटा। आपकी गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, लेकिन कोई और गवर्नमेंट भी कर सकती है डेटा लीक करके। तो ये सारे साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ये सब इंटरकनेक्टेड है। और अब हमने इतना डिस्कस कर लिया कि आप लोग लिख सकते हो, ये अगर आता भी है तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइए, अब हमें करना क्या चाहिए। तो अब हमने बेसिकली ये करना चाहिए कि हम लीगल बना दें डेटा शेयरिंग को। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ लीगल, जैसे आप बोलते हैं कि क्रिकेट में बैटिंग को लीगल कर दो ताकि पता तो चलेगा हो क्या रहा है,
सिमिलरली डेटा शेयरिंग तो हो रही है, डेटा लीकेज हो ही रहा है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से। तो इसके लिए हमको और अच्छा क्या करना चाहिए कि हमें इसको फॉर्मल बना देना चाहिए। हमें ऐसे बना देना चाहिए कि दो कंट्रीज अग्रीमेंट ही साइन कर रही हैं कि हम लीगली डेटा शेयर करेंगे, ताकि अंडर द कवर कुछ ना हो। तो जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप अग्रीमेंट साइन कर सकते हो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि भाई ये 4-5 कंट्रीज़ हैं, हमारा ये इंटेंशन है इस डेटा को यूज़ करने का। क्योंकि देखो ये तो अब नियर फ्यूचर में नहीं जाने वाला कि कोई इंस्टाग्राम यूज़ ना करे या कोई फेसबुक यूज़ ना करें, वो तो अब ये नेचुरल प्रोग्रेशन ही मान लीजिए। जैसे बल्ब आया, फिर लाइट आई, फिर पंखे AC आए, वैसे ये नेचुरल प्रोग्रेशन ही कि अब कंप्यूटर का ही ज़माना है। तो ऐसा तो आप किसी कंट्री को बोल नहीं सकते कि यार नहीं, नॉर्थ कोरिया के अलावा किसी को नहीं बोल सकते आप कि भाई हमारे अकाउंट ही नहीं बनाओ आप, कोई नहीं मानेगा आपकी बात, ठीक है। तो अब आपका पास ऑप्शन क्या है कि उसको ही आप रेगुलेट करो। आप मना नहीं कर सकते किसी को, लेकिन आप उसको रेगुलेट तो कर सकते हो। फिर यहीं पे आपने वो लिखना है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, फिर से वही लिख दो। तो ये अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो हम इतनी बार डिस्कस करें, यू मेक श्योर कि इसमें आप 6 नंबर तो खींच ही लो, सारे पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। ये लिख दो बिल्कुल कि ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज़ द नेचुरल प्रोग्रेशन, लोग करेंगे ही, अकाउंट बनाएंगे ही, ठीक है। तो अब हम द बेस्ट वे वी कैन डू इज़, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन रेगुलेट दिस बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद आइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्टोर्स मैक्सिमम लिमिट ऑन स्टार कैंपेनर्स। क्या थे, मैंने आपको बताया था उस दिन, क्या होते हैं स्टार कैंपेनर्स। मोदी जी ने बिल्कुल। तो आपने क्या करा है, जो स्टार कैंपेनर होता है ना उसका एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आता, वो फ्री होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हटा के वो तो किसी का भी नहीं आता। ट्रैवल एक्सपेंडिचर, अच्छा ये याद रखना कि जैसे जो 70 लाख 95 लाख लिमिट है ना, उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग में जितना पैसा खर्च हुआ है वो आपकी कैंडिडेट के पर्सनल एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, पहला। दूसरा, स्टार कैंपेनर्स का तो कोई भी खर्चा नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अपनी इच्छा से इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको 40 का दिया जाता है, और जो अनरिकॉग्नाइज होती है उनको 20 स्टार कैंपेनर्स का ऑप्शन दिया जाता है। अब एक बात और है कि अगर स्टार कैंपेनर मान लीजिए किसी स्टेज पे बात कर रहा है और उसके साथ कैंडिडेट खड़ा हुआ है या उसके साथ कोई पार्टी का एजेंट खड़ा हुआ है, तो उस केस में फिर एक्सपेंडिचर जो है वो जाएगा कैंडिडेट के अकाउंट में। समझ आ रही है बात? मैं इसको रीड करती हूँ। If a candidate or his or her election agent shares stage with a star campaigner at a rally, then the entire expenditure on that rally, other than the travel expenses, is added to the candidate's expenses. मतलब आपको उस स्टार कैंपेनर के साथ कभी दिखना नहीं है। आ गया समझ में? आपको करने दो उसको प्रचार, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का कर रहा है तो, लेकिन आपकी पार्टी का कोई एजेंट या कैंडिडेट खुद उस स्टार कैंपेनर के साथ नहीं दिखेगा, अदरवाइज एक्सपेंडिचर जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका जो क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट, ये पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि किस के अंदर आता है और कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये, और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन एसोसिएशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NCRB और NIC। अब ये है क्या? ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें बताया गया है, एक पूरा IT प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, फॉरेंसिक, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सबको एक ही डेटाबेस में बना दिया। तो जैसे किसी केस का क्रेडेंशियल सुप्रीम कोर्ट ने शेयर किया तो वो सबके साथ शेयर हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। अब फाइलें फॉरेंसिक जाएंगी, ये होगा वो होगा, तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, केस खिंचता जाएगा। तो हम बोल रहे हैं इंटर ऑपरेबल, मतलब डिफरेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में जो आपका जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब शेयर हो जाएंगी अपने आप, और केस जो है वो टाइमली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में अच्छा क्वेश्चन है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अच्छा ये पता है ना आपको डिफरेंस सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में? क्या होता है डिफरेंस? 100% जो है सेंटर से ही आएगी, कुछ चंक, हाँ 60-40 भी हो सकता है।
नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दी स्कीम ओनली, ज़रूरी नहीं है 70-30 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो ये बेसिकली कुछ चंक है जो आपका कौन स्पॉन्सर करेगा, सेंटर, और सेंटर सेक्टर स्कीम अगर लिखा हुआ है मतलब 100% फंड्स जो है वो आपके सेंटर से ही आएंगे। तो ये जो है आपकी ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, इसमें फॉरेंसिक, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन, पुलिस सब एक साथ इन्वॉल्व होंगे, आईटी सिस्टम में इनेबल होंगे, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो NCRB है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा इन रिलेशन विथ NIC। ठीक है, ये हो गया आपका ख़त्म फरवरी वाला। अब आ जाते हैं मार्च पे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा हमने? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डेटा कॉलोनाइजेशन पढ़ा, इसमें डेटा सॉवरेनिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैं भी डिस्कस कराऊंगी आपको, डेटा सॉवरेनिटी क्या होती है। उसके बाद आप इसमें हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया कि सोशल मीडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपैंड कर देना चाहिए, उसमें सारी गाइडलाइंस निकाल देनी चाहिए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सोशल मीडिया, और वो सारी रेस्ट्रिक्शंस जो दूसरी मीडिया हाउसेस पे लगी थी वो सोशल मीडिया पे भी लगनी चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सपैंड करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब क्वेश्चन है ये वाला डेटा सॉवरेनिटी पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन UPSC में भी आ चुका है पहले। इंडिया हैज़ चैम्पियनड डेटा सॉवरेनिटी एज अ मीन्स ऑफ रेसिस्टिंग डेटा कॉलोनियलिज्म। डेटा कॉलोनियलिज्म का ही उल्टा क्या है? डेटा सॉवरेनिटी, कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, डेटा से रिलेटेड है। भले आपकी कंपनी दूसरी जगह सिचुएटेड है लेकिन आप हमारे रूल्स और रेगुलेशंस लागू करोगे अगर आपको हमारी कंट्री में ऑपरेट करना है तो। दिस इज डेटा सॉवरेनिटी। ठीक है, क्वेश्चन है इंडिया हैज़ चैम्पियनड डेटा सॉवरेनिटी एज अ मीन्स ऑफ रेजिस्टिंग डेटा कॉलोनियलिज्म। व्हाट इंपॉर्टेंस डज डेटा सॉवरेनिटी होल्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स, कि क्या इंपॉर्टेंस है डेटा सॉवरेनिटी की। डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द कंट्री टू इंश्योर डेटा सॉवरेनिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेटा कॉलोनियलिज्म समझा देना है और उसके साथ साथ आपको डेटा सॉवरेनिटी भी समझा देना है। डेटा कॉलोनियलिज्म हमने अभी पढ़ा, जहाँ पे जो बिग नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये क्या कर रही हैं, यूज़र्स का, उनके सिटीजन्स के डेटा को यूज़ करके क्या कर रही हैं, टारगेटेड मैसेजिंग कर रही हैं या मैनिपुलेट कर रही हैं रिजल्ट्स को। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डेटा कॉलोनियलिज्म। और फिर उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि बेसिकली ये टैक्टिक है कोई भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या मिलिट्री कंट्रोल करने के लिए किसी भी कंट्री की थ्रू डेटा, बिकॉज डेटा इज़ द न्यू ऑयल, इतना आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आया डेटा सॉवरेनिटी, तो इसमें डेफिनेशन है डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग इज सब्जेक्टेड टू द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री वेयर डेटा इज ओरिजिनेटेड। ठीक है, अगर यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है, अगर यहाँ के यूज़र्स डेटा आपको दे रहे हैं तो आप यहीं के रूल्स और रेगुलेशन से रेगुलेट किए जाओगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा सर्वर US में सिचुएटेड है तो हम वहाँ की पॉलिसीज़ अपनाएंगे, इंडिया की पॉलिसीज़ नहीं अपनाएंगे। अगर आपको अपनी कंपनी का मार्केट यहाँ पे बनाना है तो यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से बनाना होगा। और ये भी अब हम इंडिया में ये आवाज़ देने लग गए हैं, नहीं तो पहले क्या होती है, 2-3 साल पहले की बात है जब इंडिया ने कॉन्सेप्ट लाया डेटा सॉवरेनिटी वाला। इससे पहले क्या हो रहा था, अनरेगुलेटेड था सब कुछ, व्हाट्सएप अनरेगुलेटेड था, फेसबुक अनरेगुलेटेड था। बेसिकली क्या था, वो सबको यही बोलते थे कि हमारा तो क्लाउड हमारी कंट्री में है, हमारे सर्वर्स हमारी कंट्री में है। तो जब फिजिकली आपकी कंट्री में कुछ सिचुएटेड ही नहीं है तो क्या फ़ायदा आपके रूल्स और रेगुलेशंस का। तो हमारे पास उस टाइम पे कोई जवाब भी नहीं होता था, क्योंकि बात तो सही थी ना, हमारे यूज़र्स खुद कंसेंट दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है इंस्टाग्राम यूज़ करना, फेसबुक यूज़ करना, तो वो जो आपकी वहाँ पे जो कंपनीज़ है वो तो क्लियर है उनका कि हम क्यों आपके कंट्री में आके यहाँ के रूल्स अपनाएं। ये 2-3 साल पहले से जब से डेटा प्रोटेक्शन बिल आया तब से ये बात शुरू हो गई कि हाँ इनको रेगुलेट करना अब ज़रूरी हो गया, और इंडिया उस पोजीशन में है कि वो अपनी बात रख सकता है डेटा सॉवरेनिटी से रिलेटेड। तो ये आपने क्या किया, डेफिनेशन कर दी डेटा सॉवरेनिटी की और डेटा कॉलोनियलिज्म की। उसके बाद क्या क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इंपॉर्टेंस डज डेटा सॉवरेनिटी होल्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स, कि डेटा सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन तो सबसे पहले लिख दो कि लोगों की जब तक प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं होगी उनके पास ट्रस्ट ही नहीं आएगा गवर्नमेंट पे। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि दूसरे कंट्रीज़ को आप सर्वेलेंस से रोक रहे हो, क्योंकि आपने अपना डेटा सॉवरेन कर दिया, मतलब आपने डेटा को क्या बोल दिया कि हमारे रूल्स और रेगुलेशंस होगा, तो मतलब आप रोक रहे हो ना किसी और कंट्री की मोनोपोली को। कोई और कंट्री आपके डेटा को मैनिपुलेट करके आपकी ही पॉलिटिक्स को चेंज नहीं कर सकता, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा अभी डेटा कॉलोनियलिज्म में। तो वो उसी की चीज़ें उल्टी लिखनी है यहाँ पे
कि अगर हम इसको कंट्रोल्ड वे में यूज़ करेंगे, रेगुलेटेड तरीके से यूज़ करेंगे, तो उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होगा इंडिया के खिलाफ, इंडिया की सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी के खिलाफ। आगे समझ में? ठीक है, क्लियर है। तीसरी चीज़ आप लिख सकते हो कि बेटर सर्विस डिलीवरी होती है। उनको पता होता है कि आपका डेटा सुरक्षित है। जब लोगों को पता होगा कि आपका डेटा सुरक्षित है तो ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो सर्विस डिलीवरी होगी। पहले आधार, जैसे वैक्सीनेशन जब आया था, कितना सिंपल एग्जांपल है कि जब वैक्सीनेशन आई थी तो बहुत से लोग जो थे ना वो रेजिस्ट कर रहे थे वैक्सीन लगवाने से। उनको लग नहीं रहा था कि ये कारगर होगी या अभी सेफ़ है लगवाना या नहीं लगवाना। आधे लोग बोल रहे थे कि ये इंडिया की हम लगवाएंगे ही नहीं, हम रशिया की जो आएगी वो लगवाएंगे। इस पर जब मतलब बेसिकली क्या बोला गया था, ट्रस्ट नहीं था लोगों पे। क्यों? क्योंकि सब एक ही नाव में बैठे हुए थे, जिन सबके लिए नई बीमारी थी कोविड, किसी ने पहले से उसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वही बात आ गई कि जब सोशल मीडिया आया तो लोगों को सब ने ज्वाइन कर लिया, सब ने एक साथ ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब गवर्नमेंट को समझ आने लगा कि यार इसका तो मिसयूज़ होगा और इसका मिसयूज़ बहुत आसान है, जब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को समझ में आने लग गया, तब हमने उस पोजीशन पे आए कि हम लॉ लाए। और लॉ लाने के बाद हमने अपना स्टैंड रखा उन कंपनीज़ के सामने कि अगर आपको ऑपरेट करना है तो करिए हमारे तरीक़ों से, नहीं तो आप जाइए यहाँ से। ठीक है ना? तब उनको समझ में आया कि हम इतना बड़ा मार्केट तो लूज़ कर ही नहीं सकते। तो वो पावर इंडिया के पास कब आया? जब वो एक अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका था एज अ पॉलिटिकल पावर, एज अ सॉवरेन पावर। तब उसके पास ये पावर आया अपनी बात रखने का इंटरनेशनल स्टेज पे। छोटी कंट्रीज़ तो नहीं कर सकती। अब जैसे बांग्लादेश है, पहली बात तो उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही नहीं होंगे इतने, फिर वो ये नहीं बोल सकते कि आपको करना है करो, निकल जाएगी फेसबुक उनके यहाँ से, क्या बड़ी बात है। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन, इंडिया में इकोनॉमिक सुपर पावर जो इंडिया अब बनने जा रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। कोई भी कंट्री अब रिस्क नहीं ले सकती कि इंडिया का मार्केट ही छोड़ दें। ठीक है? उसके बाद आप लिख सकते हो बेटर लॉ इन्फोर्समेंट। जब मान लीजिए आपसे कोई डेटा गवर्नमेंट ने मांगा, आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने आपसे कोई डेटा मांगा, आपका डीएनए मांग लिया, सैम्पलिंग मांग ली, बायोलॉजिकल सैंपल मांग ली, तो आपको पता होगा कि ये डेटा मिसयूज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट। जैसे चाइना तो लेती किसी और बहाने से कुछ और ही बना देती है उस डेटा का। हमें ट्रस्ट है हमारी गवर्नमेंट पे। तो ये डेटा सॉवरेनिटी की यही इंपॉर्टेंस है कि प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, उस डेटा का मिसयूज़ नहीं होगा इंडिया के पॉलिटिक्स को हिलाने में, इकोनॉमिक्स को हिलाने में और सिक्योरिटी को हिलाने में। ये तीनों एस्पेक्ट याद रखना। ठीक है? फिर उसके बाद आप तीसरी चीज़ ये बोल सकते हो कि एक ट्रस्ट होगा जिससे बेटर सर्विस डिलीवरी होगी और लॉ इन्फोर्समेंट भी बेटर होगी। क्यों? क्योंकि जुडिशरी अगर मान लीजिए आपसे कोई सैंपल मांग रही है तो आपको ट्रस्ट होगा ना जुडिशरी पे कि वो गलत यूज़ नहीं करेगी, वो इस केस में यूज़ करेगी, तो आप फ्रीली दे सकते हो अपना सैंपल। अब जैसे आधार में आप रेटिना स्कैन दे रहे हो, अपना आइरिस स्कैन दे रहे हो, तो आप भरोसे के साथ ही दे रहे हो ना कि कहीं और यूज़ नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? तो ये हो गई इंपॉर्टेंस। अब क्वेश्चन आया, डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू इंश्योर डेटा सॉवरेनिटी। अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? तो सबसे पहले तो आप इसमें बहुत ही बेसिक पॉइंट डालना कि इंडिया ने अपने आप को इंटरनेशनल पेडिस्टल पे हर तरह से साबित किया है, हर तरह से प्रूव किया है, तभी हमारे पास ये वॉइस ऑफ ओपिनियन है कि हम उन जाइंट टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स जो हैं उनके सामने अपना ये स्टैंड रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख देना आपको कि इंडिया ने इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली और मिलिटरली ऑल्सो अपने आप को इस पेडिस्टल पे इस्टेब्लिश कर दिया है इंटरनेशनल स्टेज पे कि अब हमारे पास पावर है कि हम अपनी ओपिनियन को फ्रीली वॉइस कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हो, नो टेक कंपनी कैन अफोर्ड टू लूज मार्केट लाइक इंडियाज़। सिंपल है, ये दो शब्द दो लाइनों में हो जाएगा ये। ठीक है? और ये कहीं ये किताब में नहीं मिलेगा आपको कहीं, ये आपने खुद डालना है अपने उससे। दूसरा आप इसमें डाल सकते हो कि क्या स्टेप्स ली गई हैं। अगेन डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसको ध्यान से पढ़ लेना। मैं बता रही हूँ ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेटा और इलेक्शंस। क्योंकि मैं जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ ना, हर महीने कोई ना कोई खबर इनसे रिलेटेड आ ही रही है। ठीक है? तो डेटा अगर मान लो नहीं भी आया क्वेश्चन, लेकिन आपको ये तो पता है कि आप प्रिपेयर होके आए हो। अगर आ गया तो क्या बेटर आंसर लिख सकते हो, वही तरीका है। प्रिडिक्ट तो आप नहीं कर सकते कौन से क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपको इतना है कि हाँ आप कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हो कि ये बार बार आ रहा है न्यूज़ में तो ये आ सकता है। ठीक है? ये हो गया। दूसरा, आप डेटा प्रोटेक्शन बिल के बाद आप बोलोगे जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम से लाइक डिजिटल इंडिया, इसमें क्या हो रहा है, इससे क्या चीज़ें हो रही हैं, इससे अवेयरनेस फैल रही है, इससे लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं ऑनलाइन यूज़ करने के लिए हर चीज़।
ठीक है। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आप लिख सकते हो, लाइक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इससे क्या क्रिएट हो रहा है, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है ताकि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैनुअल से डिजिटल वो सीमलेस हो जाए। फिर एग्जांपल्स तो आप बहुत सारे दे सकते हो, किसी प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, किसी इसका NIC के किसी प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, कोई कंप्यूटर के प्रोजेक्ट का नाम लिख दो कि यार इससे ये फ़र्क हुआ है, इससे ये चीज़ सही हुई है, ठीक है। और अगर IR अगर आपने ढंग से पढ़ा तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि हमने इस कंट्री के साथ कोऑपरेशन एफर्ट डाला हुआ है कि हम इस कंट्री के साथ, जैसे होता है ना, जैसे कभी नीदरलैंड या फिनलैंड इनके साथ हम कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं, MOU साइन करते हैं, वो इसमें डाल सकते हो। डेटा सिक्योरिटी का कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है अगर, वो लिख सकते हो। कोई कन्वेंशन है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक बुडापेस्ट या कुछ तो कन्वेंशन है डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, साइबर सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खुद फिर अपना आंसर जो है वो अच्छा करना है, एक दो चीज़ें डाल के, ठीक है। उसके बाद RBI ने भी एक गाइडलाइन इशू की थी, वो भी ध्यान से पढ़ लेना। बेसिकली जो मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जो ऊपर वाली जनरेशन है स्टिल नॉट कंफर्टेबल यूजिंग ऑनलाइन इन द केस ऑफ फाइनेंसिंग और बैंकिंग, तो RBI ने इसके लिए गाइडलाइंस यूज़ की थी ताकि लोगों का एक ट्रस्ट बन जाए कि हाँ एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड, उनका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड है, उनके क्रेडेंशियल्स कहीं नहीं जाएंगे। आगे क्वेश्चन समझ। अब जब अगर आपको डेटा सॉवरेनिटी नहीं पता होगा, डेटा कॉलोनाइजेशन नहीं पता होगा, आप ये सवाल नहीं कर पाओगे और इतना बेकार आंसर लिख के आओगे कि 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे 10 में से, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं जो डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि प्रीएम्बल इज द फिलोसॉफिकल की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस। तो इसमें आपने प्रीएम्बल किस अमेंडमेंट से आया, पार्ट है कि नहीं, ये सब नहीं लिखना है। आपने ये लिखना है कि प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है। प्रीएम्बल को इसीलिए रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा था कि आगे जाके अगर जुडिशरी को कोई प्रॉब्लम हो लॉ इंटरप्रेट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने में, तो किसकी मदद ले सकता है, प्रीएम्बल की मदद ले सकता है, क्योंकि जो इंटेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का वो उसमें लिखा हुआ है। ये चीज़ें लिखनी है जो आपने मोल्ड करके लिखनी है क्वेश्चन के हिसाब से, क्लियर। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको आपको एक एक करके डिस्कस करना है, हेडिंग डाल के आपको बताना है आप इससे क्या समझते हो। आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्वेश्चन है ये कि जैसे सॉवरेन क्या क्या है बोलो, अब आपने क्या करना है, एक एक कीवर्ड को तो आपने समझा दिया, लेकिन सेकंड पार्ट कह रहा है आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, तो अब आपको बताना है कि क्या इंडिया अभी भी स्टिक करता है इन कीवर्ड से, करता ही है। फिर आपको इसमें एग्जाम्पल्स देने हैं कि सॉवरेन क्यों है, क्योंकि अपने अफेयर्स को तो कंडक्ट कर ही सकता है, और हाँ लेकिन आपको एग्जाम्पल भी देना है, आपको लिंक करना है। कोई भी एग्जाम्पल दे दो सॉवरेनिटी पे, कोई भी एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस का दे दो, IR का कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, डेटा सॉवरेनिटी भी लिख सकते हो उसमें। फिर उसके बाद सोशलिस्ट कि PPP जो मॉडल है इंडिया में वो कितने अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, ठीक है। हमने कोई रेगुलेशन ही नहीं लगाई है, हमने सिर्फ क्या लगाया है, फैसिलिटेटर का काम कर रही है इंडिया। फिर उसके बाद सेक्युलर कि सारी कंट्रीज, भले ही कुछ इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है, ये लिखना, लेकिन ओवरऑल इंडिया का सोशल सेक्युलर फैब्रिक अभी भी मेंटेन्ड है। हमने कोई भी ऑफिशियल रिलीजन को फेवर नहीं करते हैं, हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि फिर इसमें आपको लिखना है तो वो तो बहुत सेंटिमेंटल होकर लिख सकते हो, लेकिन उतना घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप और ये अभी बोल सकते हो कि अभी भी बात हो रही है कि इंडिया में UCC लागू हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट बेसिक से कर रहे हैं। आपने डिफाइन किया सेक्युलरिज्म क्या है, आपने पॉलिटी का कोई आर्टिकल डाल दिया कि भाई 25 से लेके 28 जो है वो सेक्युलर, आर्टिकल 14 भी सेक्युलर है, आर्टिकल 44 भी से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब आपने लिख दिया। उसके बाद आपने उसको क्या किया, कनेक्ट किया रीसेंट टाइम से, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप बोलो डेमोक्रेटिक है क्योंकि भाई ECI कराता है फ्रीक्वेंट रेगुलर इलेक्शंस, ठीक है। और फिर इसके बाद आप ये बोलो कि डेमोक्रेटिक के साथ साथ इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट इट हैज़ बिकम पार्टिसिपेटिव ऑल्सो,
because we are not restricted only to vote, but we can also question and constructively criticize the policies and programs of the government. समझ आ रहा है कैसे लेके जाना है? रिपब्लिक क्या है कि हमारा जो हेड है वो भले डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली, लेकिन इलेक्टेड है, ठीक है, कोई हेरिडिटरी वहाँ पे पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि ये आपको इक्वालिटी देता है कि इवन द बैकवर्ड क्लासेस या इवन द बैक ऑफ द बैक पर्सन कैन अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। फिर आप इसमें एग्जांपल दे दो कि वी हैव द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट इन द कंट्री। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी लिख दोगे ना, करंटली वी हैव द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है। नाम अगर लिखना है तो प्रेसिडेंट का नाम लिख सकते हो, लेकिन फिर वो ऑनरेबल और वो सब लगा के लिखना, फिर नहीं तो इस तरह से चेंज करके लिखो दैट इंडिया हैज सीन या इंडिया जस्ट सॉ द प्रेसिडेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन मिनिस्टर सिंस इंडिपेंडेंस, विच इज इटसेल्फ अ वेरी बिग डील। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से फ्रेम करके लिख सकते हो। आगे समझ में बेसिक क्वेश्चन है, डिफाइन सब कर लेंगे, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको लिंक कैसे करना है वो आपका यूनिक आंसर ही आपको बनाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये और देख लो। टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन, क्वेश्चन देखना सुनना, ये मैं लिखती हूँ। नींद तो नहीं आ रही है तुम लोगों को? To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the government landscape at the grassroots? ये आया है यूपीएससी 2022 में, ठीक है। टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नमेंट लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। अब ये समझ में आ गया आपको कि लोकल गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, और ये हर साल आता है एक क्वेश्चन, और सेम मतलब लैंग्वेज को इधर उधर करके आता है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब क्वेश्चन बता रहा है आपको कि हुआ तो है, लेकिन आपके हिसाब से किस एक्सटेंट तक हुआ है, और आपकी ओपिनियन पूछ रहे हैं, इन योर ओपिनियन, ठीक है। तो आपको अगेन इसमें वही सेम अप्रोच रखना है। इसमें भी आपको यही कि ये नहीं कि सिर्फ तारीफ ही तारीफ कर दी, 73rd 74th अमेंडमेंट, इसमें इलेक्शंस होने, इसमें ये सब लिखना है, लेकिन ये नहीं कि उसकी पूरी तारीफ कर दी और एंड में लिख दिया नहीं लेकिन एक्चुअल डिवोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक, वो नहीं करना है। आपको बैलेंस आंसर बना के चलना है। फिर से आपको उसके पॉजिटिव्स भी लिखने हैं, आपको उसके नेगेटिव्स भी लिखने हैं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि किस एक्सटेंट तक आपको लगता है, और अगर हुआ है तो क्यों, कैसे हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कहाँ नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या इश्यूज आए हैं, और फिर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है। टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नमेंट लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। तो स्टार्ट आप ज़रूर उससे कर सकते हो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को एट द रूरल एंड अर्बन लेवल रिस्पेक्टिवली। इतना तो आपने स्टार्ट कर दिया, ख़त्म, टॉप नॉच, बिल्कुल जो पूछा गया वो लिखना है, स्ट्राइक वही करना है। अब इसमें पॉजिटिव्स क्या हैं? इसमें कीवर्ड है गवर्नेंस लैंडस्केप, कि कैसे गवर्नेंस करने का तरीका चेंज हुआ है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ को लाके। एग्जैक्टली तो स्टार्ट आपने पहला पॉइंट यही देना है कि इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन या ट्रिकल डाउन अप्रोच हमने बॉटम अप अप्रोच यूज किया है। मतलब हमने विलेज इकोनॉमी को ना सिर्फ एज अ यूज़र ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज, हमने उनको एज अ पार्टिसिपेंट इन दी सर्विसेज। मतलब अब मनरेगा में काम गवर्नमेंट नहीं बताती है कि ये करो ये करो, लोग खुद बताते हैं मनरेगा में कि सर हमें यहाँ पे ब्रिज बनवाने की ज़रूरत है, आप ये कर दो। तो उनको क्या होता है, एक
सेंस आता है कि हम एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं इस पूरे कंस्ट्रक्शन के, और जब उन्हें वो सेंस आता है तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को प्रिजर्व करके भी रखते हैं कि जब हमने ही ब्रिज बनाया है इसलिए हम ही इसको मेंटेन करके रखते हैं, तोड़ा फोड़ी नहीं करते हैं या इसका मिसयूज़ नहीं करते हैं। तो वो जो स्टेक होल्डर मेंटालिटी है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक सिर्फ रिसीवर वाली मेंटालिटी थी कि गवर्नमेंट देगी हम लेंगे, गवर्नमेंट का काम है काम करना, हमारा लेना। तो अब वो मेंटालिटी चेंज होकर कौन सी मेंटालिटी आ गई, स्टेक होल्डर मेंटालिटी आ गई कि भाई हमने बनवाया है ये, हमने रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट को बोला था इसके लिए फंड दो, और हमने खुद पार्टिसिपेट करके इसे बनाया है, तो अब हम इसे ध्यान से रखेंगे। तो क्या हुआ, बॉटम अप अप्रोच आया है। ठीक है, स्टेक होल्डर मेंटालिटी आ गई, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी आ गई, अगेन वही सेम चीज। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आ गया कि अब सब इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके डेवलपमेंट में, कोई भी पीछे नहीं छूट रहा। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हो गई कि आपने डेवोल्यूशन किया है, आपने पैसे तो दिए ही हैं, उसके साथ साथ आपने उनको फंक्शंस भी दिए करने के लिए। क्योंकि 73 74 क्या कहता है कि ये जो फंक्शंस हैं आपके 29 और 18, ये वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डेवोल्यूशन कर सकती है फंक्शंस का। ये वॉलंटरी प्रोविजन में था ना, इनमें से जितने जितने फंक्शंस देने हैं कौन दे सकती है, हर जगह इसलिए में लिखा है हमने कि अपने हिसाब से हमने स्केलेटन ऊपर ऊपर का बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये डेवोल्यूशन 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट को दे सकती है। ठीक है, और ये यूनिक मॉडल है, इंडिया में जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल है, कहीं भी 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिलेगा आपको। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिया में यूनिक है। क्यों, अब इसमें आप पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आर्टिकल 40 विलेज इकोनॉमी नथिंग, आप बस ये लिखो, अगर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे ना, बॉटम अप अप्रोच हमने अपनाया इंस्टेड ऑफ ट्रिकल डाउन अप्रोच, यहाँ पे उसकी आपकी बात समझ ली जाएगी। इंट्रोडक्शन आपने स्टार्ट करना है 73 74 से, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट ये समझाने कि ये क्यों अच्छा है, पॉजिटिव टू व्हाट एक्सटेंट ये चेंज लाए, इस हिसाब से चेंज लाए। इसमें फिर एग्जांपल मैंने कल भी बताया था कि कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पंचायत है जिसने बहुत अच्छा कोई काम किया है, तो उसका केस स्टडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कोई पंचायत है जिसने ओपन डेफिकेशन पे कोई ऐसा काम किया है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। या पंचायत है जिसने गर्ल चाइल्ड के प्रमोशन के लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो वो आप डाल सकते हो। आगे समझ में? तो ये सारी चीज़ें आपने खुद योजना कुरुक्षेत्र या किसी भी PIB में कहीं से भी आपको सोर्स से मिलती है। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज जो है अवार्ड भी देता है एक पर्टिकुलर 2 3 4 पंचायतों को, वो अवार्ड देख लो किसको मिला है और किस वजह से मिला है, वो वही का वही छाप दो कि हाँ इसको इस बार अवार्ड भी मिला है। और अगर अवार्ड नहीं भी लिखना है तो कमेंडेबल आप अप्रोच लिख दो कि इस पंचायत का कमेंडेबल। जैसे भिलवाड़ा ने कोविड कैसे, भिलवाड़ा जो आपका राजस्थान, उसकी केस स्टडी पूरी इंडिया में फेमस थी, जो टीना डाबी ने जब किया था कि कोविड को कैसे मैनेज किया उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल केस स्टडी बन गई वो। तो केस स्टडी का ये मतलब है कि अब आगे वाली जो जनरेशन है, आगे वाले जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे आपको कि आपने कैसे मैनेज किया कोविड। दूसरे देश के बच्चे पढ़ेंगे स्टडी के हिसाब से कि आपने कैसे मैनेज किया कोविड। वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस बन गई कि हाँ क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि कोविड में सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ फेस कर रही थी वो चीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी उतनी ही बुरी हालत थी। हम इस बात पे नहीं रो सकते कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन नहीं था। जो इटली जैसी कंट्री, स्पेन जैसी कंट्री, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम थी। US की भी उतनी ही बुरी हालत थी। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि छोटे गांव वाले हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं मैनेज कोविड, बड़ी सिटीज़ वाले कोविड बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहे थे। नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह से भिलवाड़ा में मैनेज हुआ उसको पढ़ लो एक बार, ऐसे में ही काम आएगा। अगर कहीं आंसर में काम नहीं आया तो आपके पास कंटेंट तो होगा और करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा। तो ये चीज़ें आप जैसे कि किसको अवार्ड किस वजह से मिला है वो पढ़ लो एक बार मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज में, तो वो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गए आपके पॉजिटिव्स। मैंने आपको नरेगा का एग्जांपल बता दिया, उसके बाद मैंने ये बता दिया पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में आप ये भी डाल सकते हो कि हम यहाँ पे रिजर्वेशन दे रहे हैं SC ST विमेन को, कोई भी नहीं छूट रहा मतलब। और हमने ये प्रोविज़न भी रखा है वॉलंटरी प्रोविज़न में कि आप बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दे सकते हो। तो सब कुछ हर बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हो गई आपकी। इसके साथ साथ आप ये भी डाल सकते हो सोशल ऑडिट। क्या होता है सोशल ऑडिट? मैंने उस दिन भी बताया था जब एनवायरनमेंट वाला बता रही थी। क्या होता है सोशल ऑडिट?
हाँ, मतलब लोगों से ही पूछा जाएगा कि आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस प्रोजेक्ट का, कि ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है, ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, उसको सोशल ऑडिट बोला जाता है। तो जैसे इकोनॉमिक ऑडिट होता है वो सिर्फ पैसों के लिए होता था, इन्वायरमेंटल ऑडिट इन्वायरमेंट से पर्सपेक्टिव, सोशल ऑडिट हर एंगल ले लेगा आपका कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस प्रोजेक्ट का। तो सोशल ऑडिट भी डाल सकते हो आपकी। इसमें क्या होता है, इसमें पावर दिया जाता है किसको, लोगों को ही पावर दिया जा रहा है कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को वायबल या नॉट वायबल है इसको डिक्लेयर करो। ठीक है, ये होगा इसके पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स क्या क्या हैं पंचायत में, और ये कॉमन रहेंगे, कोई किसी भी लैंग्वेज में आंसर आए तो आपने यही लिखना है। नेगेटिव्स क्या क्या हैं? एक्चुअल डेवोल्यूशन नहीं हुआ है, बोल दिया है ऑन पेपर हो गया है लेकिन एक्चुअल डेवोल्यूशन नहीं हुआ है। टैक्सिंग पावर हमने दे दी है लेकिन टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम है, इसकी वजह से मेजर डिपेंडेंस है सेंटर पे या स्टेट पे, इसलिए ऑटोनॉमी नहीं है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, इसलिए अपने डिसीजंस खुद लेने वाली ऑटोनॉमी भी नहीं है ना, क्योंकि मेजर एस्पेक्ट तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप सोच सकते हो कि हाँ इस बार ब्रिज बनवा देते हैं, अगली बार स्कूल बनवा देंगे, लेकिन अगर दोनों के लिए ही पैसा नहीं है तो फिर आप किस पर डिपेंड करोगे, सेंटर या स्टेट पे? ठीक है, तो ये दो जो हैं वो एक्चुअल डेवोल्यूशन नहीं हुआ है। और कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जैसे बिहार में तो 50% रिजर्वेशन है विमेन के लिए, कुछ स्टेट्स में बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी लिखनी है और नेगेटिव चीज़ें भी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका इर्रेगुलर इलेक्शंस। ये हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़े हैं ये सारे एस्पेक्ट्स कि भैया पावर तो दे दिया आपने, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बना दिया, लेकिन रेगुलर इलेक्शंस नहीं होल्ड होते हैं। ठीक है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, 10-10 साल तक कोई पंचायत में नहीं इलेक्शन होता तो चलता है काम। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ट्रेंड नहीं है प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स जो है आपके, जो वर्क फोर्स है आपकी, जो सरपंच हैं आपके, जो पंचायत सेक्रेटरी, दे आर नॉट एक्चुअली वेल ट्रेंड या वेल एजुकेटेड, ठीक है, टू टेम्पर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एट दैट लेवल। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो सारे इश्यूज आएंगे आपके पास, शहर में आप रहते हो तो वहाँ अलग इश्यूज होते हैं, गांव में आपके इश्यूज होंगे वो अलग होंगे। तो उस टाइम पे अगर आप वेल इक्विप्ड नहीं हो, वेल ट्रेंड नहीं हो, वेल एजुकेटेड नहीं हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस ह्यूमन रिसोर्स का। तो आपने बना तो दिया 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट, वो लेवल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन आपने वहाँ पे जो ऑफिसर्स रखें, जो सेक्रेटरीज रखें, दे आर नॉट वेल ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद आगे आपका सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट लिख दो कि भाई रिजर्वेशन तो वुमेन को दे रहे हो आप, लेकिन उनको साइन करना भी नहीं आता, एंड दे आर नॉट इवन इन्वॉल्व्ड कि बाहर क्या चल रहा है, ऑफिस जाना तो बहुत दूर की बात। ठीक है, तो उनका कोई से नहीं है, इवन उन जो ऑफिस है वो होल्ड वही करते हैं, लेकिन उनका कोई से नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर चौथा आप बोल सकते हो कि कुछ स्टेट्स में हमने पैरेलल बॉडीज़ क्रिएट कर दी हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तालुका रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने पावर पंचायत को देने चाहिए थे, वो पावर हमने किसको दे दी है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, या आप बोल सकते हो जिला डेवलपमेंट अथॉरिटी को, आरडीए जो होता है आपका, डीडीए होता है। तो आपने बेसिकली क्या किया, उनकी चीज़ों को निकाल के, आप उनके डोमेन को निकाल के किसी और पैरेलल बॉडी को दे रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। तो ये सारे आपके नेगेटिव्स हो गए, पॉजिटिव्स हो गए। अब आंसर हो गया आपका बैलेंस्ड। कंक्लूजन में आप कोई कमेंडेबल, कोई पंचायत किसी का नाम है तो वो लिख दो। ये इसी तरह से आएगा, बस ये आंसर वो चेंज करते हैं, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। आता है ही इस पे लोकल गवर्नेंस पे, जेकेपीएससी में ज़रूरी नहीं आए, लेकिन अगर आता है तो आप प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और आपका इंटेंशन क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, मार्क्स खींचना और कम टाइम देना इनको, क्योंकि ये रेडीमेड क्वेश्चंस हैं। आप इनका प्रिपेयर करके क्लास में गए हो, पेपर में गए हो, तो आपको इसको 8 मिनट की जगह 4 मिनट में कंप्लीट कर देना चाहिए। ठीक है, और जब प्रिपेयर्ड हो तो सारे पॉइंट्स लिख देने हैं आपने और नंबर खींचना है यहाँ से। ठीक है, इन क्वेश्चंस का ये इंटेंशन होना चाहिए। अभी है टाइम है, चलो मार्च वाला स्टार्ट करते हैं अब, करंट अफेयर्स। मार्च में क्या क्या वो बता देती हूँ मैं, प्री के हिसाब से क्या पढ़ना है और मेंस के हिसाब से क्या पढ़ना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड
ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 44 है आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये नहीं कहता आपसे कि सारे के सारे को एक ही लॉ के अंदर रख दो, वो आपसे कहता है कि जो भी गलत चीज़ें हर रिलीजन में जो कि डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन है या जो कि इम्पार्शियल हैं या एक्सप्लॉयटेटिव हैं, उसको हटा दीजिए। 4 कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें स्ट्रीमलाइन करना है कोड को? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। ठीक है, इन 4 केसेस में हमको लॉस को क्या करना है कि जो अभी फ्रेगमेंटेड है उसे एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन वे में डाल देना है। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा? इसके फेवर में क्या क्या है? यूसीसी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई सिंप्लीफाई हो जाएगा, सेक्युलर फैब्रिक बना रहेगा कंट्री का, कोई भी चीज़ जो एक्सप्लॉयटेटिव है एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए वो हट जाएगी। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो ट्रिपल तलाक का, जो एक अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि इक्वल राइट्स मिलेंगे सबको। आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, इसमें ये आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट ये जा सकता है कि भाई आप इंडिया के फैब्रिक को, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको आप क्या कर रहे हो? डिसमेंटल कर रहे हो। ठीक है, अब ये कम्युनल हार्मनी को भी वो कर सकता है। आपने बोला कि हाँ, अब आप ज़बरदस्ती अगर उनके लॉ को सब्जेक्ट कर रहे हो तो इससे क्या हो सकता है? लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कम्युनल हार्मनी पे इंडेंजरमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ इसमें आपको लिखनी है कि भाई डाइवर्सिटी के तो अगेंस्ट है ही है। इसके बाद ये ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लॉज को आपको एक ही जगह रख देना है, उनकी मेंटेन करो, उनकी डिफ्रेंसिएशन जो है उसको मेंटेन करके भी रखना चाहिए हमको। ठीक है, डाइवर्स कल्चर को हमारे मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड में आपको रोड अहेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अडॉप्टिंग अ पीसमील अप्रोच। पीसमील अप्रोच है मतलब एक साथ आपको पूरा का पूरा लॉ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके जो गलत लॉज हैं हर रिलीजन में उसको हटाइए। ट्रिपल तलाक वॉज अ वेरी गुड स्टेप इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा एक साथ करने की बजाय और ओवरवेल्म करने की बजाय डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, हमें क्या करना चाहिए? हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर आइए वन नेशन वन इलेक्शन। इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब आप जब जा रहे हो ना वोट देने, तो आप तीनों टीयर को वोट करोगे। ठीक है, लेकिन फिर ये बात आई गई कि तीनों टीयर को तो फीजिबल ही नहीं है, क्योंकि जो तीसरा टीयर है वो आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे रखा है, और जो आपके 2 टीयर हैं आपके सेंट्रल और स्टेट, वो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रखा है। तो तीसरे वाले को तो बिल्कुल हटा दीजिए। अब आइए उन दोनों पर कि हमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों का एक साथ वोटिंग करनी। अब इसमें फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? नीड क्यों अराइज हुई कि क्यों ये वाली बात लाई? क्यों? क्योंकि इंडिया हमेशा कैंपेनिंग मोड में ही चल रहा है। तो उससे क्या होता है? जो आपके पैसा वेस्ट होता है, मैन पावर वेस्ट होता है इंडिया, और जो आपका इंडिया में लोगों का जो रेगुलर रहन सहन है वो डिस्टर्ब होता है। इलेक्शन हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होने से। पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स ही नहीं इंप्लीमेंट हो पाते हैं। आप इसी रूटीन में लगे रहते हो कि कैंपेन करना है, तो डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है या नहीं होती है? ठीक है, तो इससे क्या है कि इसीलिए ये क्वेश्चन आया कि एक काम करते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस रखते हैं ताकि फोकस डेवलपमेंट पे रहे और इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन पर रहे। ठीक है, ताकि ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो, जाके जो आपका वर्क फोर्स है वो भी अपने अपने काम पे लगे रहे। अब इसमें अगेंस्ट क्या जाएगा? क्यों नहीं करना चाहिए? नीड तो आपको समझ में आ गया कि क्यों आई है। इसके बाद आप पॉजिटिव क्या रखोगे? इसमें क्या कंसर्न हो सकते हैं और क्या पॉजिटिव हो सकते हैं? पॉजिटिव क्या है? हाँ, पॉजिटिव आपने ये बोल दिया कि अब लोग क्लियरली डिमार्केट कर सकते हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अभी आपके डेवलपमेंट का टाइम है। ठीक है, नेगेटिव क्या क्या है इसमें? हाँ, अब नेगेटिव ये हो गया कि साइमल्टेनियस, मान लो तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को खिलाफ नहीं कर दिया। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फिक्स्ड है लोकसभा की टर्म या लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म? क्या बोला गया? एवर डिसॉल्विंग हाउसेस हैं ये तो ये डिसॉल्विंग वाला पावर ही नहीं ले रहे आप इस तरह से सिंक्रोनाइज करने के चक्कर में। आप बोल रहे हो कि 5-5 साल रहनी चाहिए। मान लीजिए किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करनी है पहले, या मान लीजिए लोकसभा का डिसॉल्यूशन होना है, तो ये तो आपने पावर ही खींच लिया ना उनसे। सबसे मेन चीज़ तो यही हो गई। और ये कब तक ही चलेगा? जब क्लियरली लिखा गया कि परमानेंट हाउस नहीं है, तो आप मान लो 1 टर्म 2 टर्म, कभी ना कभी तो प्री डिसोल्यूशन होगा ना, प्री टर्म डिसोल्यूशन होगा।
तो फिर कैसे सिंक्रोनाइजेशन होगा? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है कि भाई क्या इसमें इश्यूज़ में सबसे पहला ये है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि कई बार जब वोटर जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं लोकसभा, मतलब एक का डिसीजन दूसरे के डिसीजन पे इम्पैक्ट करेगा। तो जो आपकी नेशनल पार्टीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं रीजनल पार्टीज़ को भी। आपको लगेगा कि हाँ, जो लोकसभा में जिसका परला भारी है उसको ही मैं अपने स्टेट में भी लाता हूँ, ताकि क्या हो, लड़ाइयाँ ना हो दोनों में। तो फिर जो रूलिंग पार्टी आपकी सेंटर पे, वही रूलिंग पार्टी के चांसेस बढ़ जाएंगे स्टेट में आने के लिए भी। ठीक है, तो फिर इससे डिसएडवांटेज किसको होगा? जो छोटी मोटी पार्टीज़ है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको डिसएडवांटेज होगा। तो रोड अहेड में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। इन केस ऑफ लोकसभा, any no confidence motion moved should also necessarily include a further confidence motion in favor of a government to be headed by a named individual as the future prime minister। वो बोल रहे हैं अगर आपको प्री टर्म रेजोल्यूशन करना है तो नो कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस मोशन भी पास करो कि इसको निकाल के हम इसको रखना चाहते हैं, ताकि टाइम गैप जो है वो कम हो जाए और वहीं की वहीं डिसाइड हो जाए किसको रखना है किसको नहीं। दूसरा, if the remainder of the term of the Lok Sabha is not long, there could be a provision for the President to carry out the administration of the country on the aid and advice of his Council of Ministers to be appointed by him till the time the next house is constituted at the prescribed time। तो वो बोल रहे हैं मान लीजिए 1 साल से कम है, कोई भी प्रिस्क्राइब टाइम है, मान लीजिए 6 महीने से कम का लाइफ बची हुई है और डिसॉल्व हो गया, तो फिर उसके बाद नए बंदे लेने की बजाय हम बोलेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने हिसाब से अपॉइंट कर ले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और फिर एड एंड एडवाइस से बाकी रिमाइंडर टर्म तक काम करे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि 5-5 साल में तो करो ही करो, बीच में 2.5 साल में भी एक बार देख लो कि कहीं ज़रूरत तो नहीं है करने की, और वो सिर्फ 2.5 साल के लिए ही करो। अब पॉजिटिव ये होगा, ये तरीके निकाल लिए हमने। अब नेगेटिव, एक नेगेटिव में ये भी आ सकता है कि बाई इलेक्शंस का क्या होगा फिर, जब आप 5-5 साल बोल रहे हो तो बाई इलेक्शंस का क्या होगा फिर। तो ये इंडिया में ना थोड़ा मुश्किल है ये करना, और थोड़ा अनरीजनेबल भी है, इम्प्रैक्टिकल वाली सिचुएशन है ये थोड़ी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आपको अगेन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या कंसर्न है, क्या इश्यूज़ हैं, वो सब, और क्यों नीड, क्वेश्चन भी क्यों आया इसको करने का, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। ये अब बेसिकली ये जो एक्ट है आपकी, ये आई है, क्यों आई है, क्योंकि इसने रिप्लेस किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट को 1920, जो बहुत पुरानी एक्ट थी, उसको हटा के हम ये नई एक्ट लाए, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इसमें डायरेक्टली आप टेबल पे जाइए जिसमें हमने कंपेयर किया गया पुरानी एक्ट को और नई एक्ट को। पुरानी एक्ट में आप फिंगरप्रिंट्स ले सकते थे प्रिजनर्स के, फुटप्रिंट इंप्रेशंस ले सकते थे, फोटोग्राफ्स ले सकते थे, मतलब अगर कोई भी अक्यूज्ड या कन्विक्टेड है उससे आप ये तीनों चीज़ें मांग सकते थे। अब हमने इसको इनलार्ज किया, क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ क्राइम भी चेंज हो गया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स एडवांस्ड हो गए, साइंटिफिक हो गए, तो अब हमने इसको चेंज करके और इसमें ऐड किया कि आप आइरिस एंड रेटिना स्कैन भी ले सकते हो, फिजिकल सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल, उनका एनालिसिस कर सकते हो, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स का एनालिसिस कर सकते हो, इंक्लूडिंग सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और एनी अदर एग्जामिनेशन रिफर्ड टू इन सेक्शन 53 और 53A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मतलब हमने बेसिकली क्या किया, जो डेटा पहले हम कलेक्ट कर सकते थे उसके साथ साथ हमने उसको इनलार्ज करके अलग टाइप ऑफ डेटा को भी इंक्लूड कर लिया डिपेंडिंग अपॉन दी कंटेम्प्रेरी टाइम्स। पर्सन हुज डेटा में बी कलेक्टेड, पहले क्या होता था, कोई भी बंदा अगर कन्विक्टेड है या अरेस्ट किया गया है विथ पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और मोर, मतलब कम से कम उसे 1 साल की सज़ा होनी चाहिए या 1 साल से ज़्यादा की भी सज़ा हो सकती है, उस केस में वो उससे डेटा मांग सकती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, पुलिस। अब हमने इसको बढ़ाया, हमने बोला कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस। ये 1 साल वाला जो टाइम गैप था हमने उसको, रिस्ट्रिक्शन को हटा के हमने बोला किसी भी ऑफेंस के लिए अगर आप कन्विक्टेड हो या अरेस्ट किए गए हो तो आपसे ये सारे सैंपल्स मांगे जा सकते हैं। ठीक है, बस बायोलॉजिकल सैंपल तभी मांगे जाएंगे जब वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हो, जैसे रेप हो तो उस केस में आपसे बायोलॉजिकल सैंपल्स मांगे जाएंगे, या किसी चाइल्ड से रिलेटेड अगर आपने कोई गलत काम किया तो उस केस में आपसे बायोलॉजिकल सैंपल्स मांग ली जाएंगे, या फिर ऑफेंस जो है वो 7 साल की इम्प्रिजनमेंट तो हो कम से कम, उस केस में आपसे बायोलॉजिकल सैंपल्स मांग लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट है पर्सन हु मे रिक्वायर और हु मे रिक्वायर या फिर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन आपका डेटा ले सकता है। ठीक है, आपसे कौन मांग सकता है, पहला कोई भी पहले क्या होता था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर सब इंस्पेक्टर की रैंक का या अबव, या फिर कोई मजिस्ट्रेट,
मतलब अच्छे लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं वही आपसे क्या मांग सकते हैं, आपका सैंपल मांग सकते हैं। अब हमने क्या बोला, हमने बोला ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और ऑफ रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और अबव। जो पहले सब इंस्पेक्टर की रैंक था उसने हमको और उससे हमने उसको और नीचे कर दिया, हमने बोला हेड कांस्टेबल और उसके ऊपर वाला कोई भी मांग सकता है आपसे, ठीक है। इन एडिशन अ हेड वार्डन ऑफ अ प्रिजन ऑल्सो भी हमने ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें चेंजेस हम क्या क्या लाएं और क्या क्या इशूज़ होंगे। पहला इशू जो है वो ऑब्वियसली राइट टू प्राइवेसी वाला है। आपसे अगर कोई भी डेटा लिया गया है वो मिसयूज़ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। तो प्राइवेसी इशू जो आपका पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ये एक इशू तो हमेशा इसमें रहेगा ही रहेगा। दूसरा डिफर्स फ्रॉम लॉ कमीशन ऑब्जर्वेशन, उसने बोला द एक्ट एक्सपैंड्स द सेट ऑफ पर्सन्स हुज डेटा में बी कलेक्टेड टू इंक्लूड एनी पर्सन जो कि कन्विक्टेड या अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस, है ना। अब मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो उस केस में आपसे सैंपल मांग के क्या फ़ायदा है। तो ये क्या बेसिकली हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि आप अपने एरिया से ज़्यादा आगे ओवर स्टेप कर रहे हो अपने जुरिस्डिक्शन से। आप किसी भी ऑफेंस को आपने इसमें डाला तो वो चीज़ गलत है। तीसरी चीज़ जो आपने डाइल्यूट की वो ये की कि आप किसी भी छोटे ऑफिसर को भी ये परमिशन दे रहे हो कि वो आपसे डेटा मांग सकता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें गलत हुई हैं इस एक्ट से। पहला डेटा प्राइवेसी, दूसरा किसी भी ऑफेंस के लिए आपने कर दिया तो छोटे मोटे ऑफेंस के लिए फालतू डेटा लेने की क्या ज़रूरत है, और तीसरा कि आपने छोटे ऑफिसर को भी अलाउ कर दिया, परमिट कर दिया कि वो आपसे आपका डेटा मांग सकता है। अब इसके बाद ये भी एक कंसर्न है कि अगेंस्ट किस आर्टिकल के अगेंस्ट जाता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20, ठीक है। ऑफेंसेस वाली जो हमने बात की थी कि इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या था आपका, हाँ मतलब विटनेस आप अपने अगेंस्ट नहीं बन सकते तो उस केस में, लेकिन उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि हाँ आपसे अगर कोई डेटा मांगा जा रहा है तो वो एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। फिर आइए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इसमें एक बहुत रीज़न निकल के आया, बड़ी बात निकल कर आई है कि इसने कोई रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की पिछले 1-2 साल से, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है रिस्पॉन्सिबल जिसमें लिए आपने सपोर्ट नहीं की, कि भाई स्टाफ अंडर स्टाफ हो, है ना, या बजट नहीं हो, या वैकेंसी बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब वैकेंसी है इसलिए बोला गया कि हम बना ही नहीं पाए रिपोर्ट्स, या आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ इनका जो होता है वो उसने ढंग से काम नहीं किया। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। ये इतना ऐसे इन पे कोई प्रॉपर आंसर नहीं आ जाएगा, लेकिन आप इसमें ये कर सकते हो कि जब भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही तो उसमें आप 1-2 लाइनों में ये लिख सकते हो कि अंडर स्टाफिंग है अगर, या टाइमली रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या सबमिशन नहीं है पार्लियामेंट में, तो वो ये चीज़ें हमें हटानी चाहिए। तो इश्यूज़ आपको हर चीज़ के पता होने चाहिए, ठीक है। कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अगर आपको लिखना है कि भाई ये आप गवर्नेंस में भी डाल सकते हो कि भली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अच्छे इंटेंशन से बनाई गई हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन टाइमली उतना ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप ये डाल सकते हो कि भाई 1-1.5 साल से कोई रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने, इसमें ड्यू टू अंडर स्टाफिंग या अंडर बजटिंग कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको, ये खबर आपको पूरी नहीं आएंगी, ये खबर आपने अपने दिमाग से यूज़ करनी है कि जहाँ भी यूज़ करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, ये वाला छोड़ सकते हो, ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी, दिस यू कैन लीव। लैंडमार्क रूलिंग ऑन डेथ पेनल्टी। अब इंडिया में डेथ पेनल्टी जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यूज़ करते हैं हम। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था ये, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन दी थी कि जो आपकी डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। हमें रेट्रीब्यूटिव अप्रोच अपनाना चाहिए रादर देन पनिशमेंट वाला अप्रोच, ठीक है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या उस कन्विक्टेड पर्सन की लाइफ अभी बाकी है, और अगर बाकी है तो कैसे वो सुधार सकता है, क्या हम इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल के इसको ठीक कर सकते हैं, क्या इसके बीवी बच्चे अभी भी इस पर डिपेंडेंट हैं। ये सारे फैक्टर्स को हमें फैक्टर इन करके सोचना चाहिए कि क्या हमें डेथ पेनल्टी देना जायज़ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रोच निकाला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस का, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में। तो अब उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने नया बोला है, चानूलाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में, हेल्ड दैट बिफोर अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी एक प्रॉपर साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन होना चाहिए, जो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कराएगा, कि देखने के लिए कि क्या क्रिमिनल के पास अभी भी स्कोप है सुधरने का। जो प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर्स आएँ और वो उसका साइकेट्रिक एनालिसिस करें कि क्या अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ बची हुई है जो इसको बचा सकती है, इसको डेथ पेनल्टी से बचा सकती है, और ये कंपल्सरली कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आइए, वियरिंग हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस रूल्स, कर्नाटका हाई कोर्ट। ये आपने देखा होगा फरवरी के टाइम पे निकला था ये बड़ा
कि हिजाब पहन के कुछ लड़कियां कर्नाटका में आई थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि जब ऑरेंज कपड़े पहन के कोई आ सकता है तो हम हिजाब पहन के क्यों नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही बहस के बाद इसको एनालिसिस किया और बोला कि पहली बात तो इस्लाम में कहीं भी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको हिजाब पहनना ही पहनना है, मतलब इट इज़ नॉट अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ वॉलंटरी रिक्वायरमेंट। तो आपके जो कल्चर है उसमें कहीं भी मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी प्रैक्टिस है और ये सोशल प्रैक्टिस है। ये कोई इसका ऑथेंटिकेशन कुरान में या कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो बेसिकली है कि जैसे जैसे लोगों ने ये चीज़ अपना ली वैसे लोग इसको फॉलो करने लग गए। तो इसका ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट बैक्ड बाय रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। पहला तो उसने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इट्स अ वॉलंटरी सोशल प्रैक्टिस, जिसने करनी है करे, जिसने नहीं करनी नहीं करे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एज लॉन्ग एज यू आर इन द प्रोमाइसेस ऑफ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आप स्कूल में यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो आप कॉलेज में भी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको कॉलेज में हर चीज़ माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके विसिनिटी में हैं, आप वहाँ पढ़ने आए हैं। अगर आज हम ये अलाउ कर दें कि आप हिजाब पहन के आ जाओ तो कल वो ऑरेंज कपड़े पहन के कोई भी आ जाएगा, परसों क्रिश्चियन अटायर में लोग आ जाएंगे। आप कब तक इसको इस्टेब्लिश करोगे? और इंडिया में हमने नेगेटिव कॉनोटेशन तो अपना ही नहीं है सेक्युलरिज्म की। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम बोल दें नहीं आपको हिजाब अलाउड नहीं है, वो चीज़ हम कभी नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको डील किया कि पहले तो हिजाब जो है वो एक वॉलंटरी सोशल प्रैक्टिस है, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको ये पहनना ही पहनना है। दूसरा उसने बोला कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं, उसके प्रमाइसेस के अंदर हैं, तो आपको वहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। तो अगर वहाँ पे यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब है जैसे आप आर्मी में हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ के रूल्स फॉलो करने, आपको वो यूनिफॉर्म पहननी ही पहननी पड़ेगी कि नहीं पहननी पड़ेगी। फिर इसके साथ आप एक चीज़ और डाल सकते हो कि भले आर्मी में यूनिफॉर्म पहननी, लेकिन वहाँ पर भी तो टर्बन अलाउड है, सिख का टर्बन अलाउड है ना वहाँ पे। तो अगेन फिर यही बात निकल के आएगी कि इंडिया में हमने नेगेटिव अप्रोच नहीं अपनाया है। सिख ने डिमांड की थी तो हमने उसको मान ली, लेकिन सिख ने ये तो नहीं बोला था कि हम यूनिफॉर्म ही नहीं पहनेंगे, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। वो कलर तक वही वाला पहनते हैं। तो इससे क्या हुआ? डिग्निटी भी मेंटेन रही आर्मी की, यूनिफॉर्म की डिग्निटी भी मेंटेन रही और उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं हुए। क्लियर? उसके बाद आइए सेंसस। ये मैंने आपको बताया था, पढ़ लेना किस मिनिस्ट्री में कौन सा रजिस्ट्रार निकालता है सेंसस, क्या इसमें कॉलम्स होते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। पहली बार आपका ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डिजिटली निकलने जाने वाला है। कौन करता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल करता है एंड सेंसस कमिश्नर करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कितने साल में होता है, लास्ट कब हुआ था, अभी कोविड की वजह से हो नहीं पाया है। ये सब आपको ऑप्शंस में आ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, सेंसस के बारे में। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होल्ड्स कंसल्टेशन विद फिल्म इंडस्ट्री, ये छोड़ सकते हो। चलिए, क्या आज हमने मार्च वाले कंप्लीट किए ना? ये मार्च वाले थे, अप्रैल वाला था?